हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम विवेक कश्यप है और आप सब देख रहे हैं सीजीपीएससी मेंस 2025 के लिए बीएनएस एंड बीएनएसएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीएनएस और बीएनएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। मैं हूं विवेक और आप सभी के समक्ष लेके आया हूं मैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीजीपीएससी ने पिछले साल ही इसको लागू किया था अपने सिलेबस में संशोधन करते हुए। आईपीसी और सीआरपीसी की जगह पे अब नया प्रावधान आ चुका है बीएनएस और बीएनएसएस। ठीक है, तो इसी पर हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे नए आपराधिक कानून क्या क्या जोड़े गए हैं, मुख्य परिवर्तन, मुख्य परीक्षा के लिए ये विशेष हो सकता है आपके, और सरलीकृत व्याख्या करके हम लोग ला रहे हैं, प्रेजेंटेशन बनाया गया है आपके लिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत 21 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 358 धाराएं हैं इसमें। बीएनएस जो था 2023 में संशोधन हुआ है, इसमें 2023 में इसमें नया संशोधन हुआ है जो 1 जुलाई 2023 से लागू है। ठीक है, इसमें देखिएगा 358 धाराएं हैं और इसमें 358 में से 21 जो है टोटल नई धाराएं हैं। ठीक है, तो बीएनएस में टोटल 358 धाराएं हैं जिसमें से 21 नई धाराएं हैं, याद रखिएगा। और इस 21 नई धाराएं जोड़ी गई हैं जिसको हमको याद करना है। ठीक है, जो नए प्रावधान है वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो, सबसे नई धाराएं 21 नई धाराएं में से कुछ धाराएं जो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, अगर आता है तो पूछेगा कि बीएनएस संबंधित नए प्रावधान बताइए। ठीक है, नए प्रावधान क्या है, तो नए प्रावधान है धारा 69 69। ठीक है, 69 धारा 69 है। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया है, शादी का झूठा वादा, मतलब अगर कोई व्यक्ति है किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है, ठीक है, और उससे शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस पर 10 साल की कैद होगी, 10 साल की कैद होगी और जुर्माने का प्रावधान है। धारा कौन सा है, 69। सभी लोग रिलेट कर पा रहे हैं। धारा 69 में क्या है, अगर शादी का आप झूठा वादा करते हो किसी लड़की से और उस पर अवैध संबंध बनाते हो तो 10 साल का क्या है आपका यहाँ पे कैद और जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट धारा 70। 70 में रखिएगा, 70 को हिंदी में हम लोग बोलेंगे 70, और 70 में क्या होगा, सामूहिक बलात्कार। देखो कुछ राइमिंग मिलते हैं, राइमिंग शब्द से भी आप याद कर सकते हो। 70 सामूहिक बलात्कार, स से 70, स से सामूहिक बलात्कार। ठीक है, याद रखिएगा 70 में क्या है, सामूहिक बलात्कार। सामूहिक में क्या होगा, एक से अधिक व्यक्ति होंगे। तो जब एक से अधिक व्यक्ति द्वारा मिलकर बलात्कार करने की कोशिश की जाती है, तब वहां पे या कोशिश की जाती है, बलात्कार करते हैं तो क्या होगा, 20 वर्ष की सजा होगी इसके लिए। ठीक है, नॉर्मल अगर झूठा वादा कर रहा है और उससे क्या कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है, 10 वर्ष सजा। ठीक है, और अगर सामूहिक बलात्कार कर रहे हैं तो 20 वर्ष सजा और आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर वो लड़की 18 साल से कम है, ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र की है, 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो महिला के साथ अगर होता है तब उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। ठीक है, अगर वो लड़की 18 साल से कम उम्र की है, 18 साल से कम उम्र की है, तो उस महिला के साथ अगर अपराध होता है, महिला के साथ अगर रेप होता है, तो उसके लिए मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। ठीक है, सोचिए कितनी कठिन धाराएं कर दी गई है। ठीक है, तो ये और कठिन होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, कुछ कमी किया गया है। ऐसे लोगों के जो कृत्य करते हैं 18 वर्ष से कम उनके, उनके लिए तो सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। ठीक है, ऑन द स्पॉट। लेकिन संविधान है तो हमें संविधान के साथ चलना है। तो धारा 70 में रखिए सामूहिक बलात्कार। सामूहिक बलात्कार में क्या बताया गया है कि अगर कोई सामूहिक बलात्कार करता है, ठीक है, किसी महिला के साथ, तो उसके लिए 20 वर्ष का सजा है और जुर्माना के साथ किया जाएगा। अगर वो महिला 18 साल से कम उम्र की है तो उसके लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक के प्रावधान। ठीक है, मृत्यु दंड, ठीक, आजीवन कारावास है, आजीवन कारावास उसके लिए। ठीक है, सामूहिक बलात्कार में इसमें सीधा मृत्यु दंड के प्रावधान है। ठीक, 103(2) ये नई धारा थी है, वो पहले नहीं जोड़ी गई थी। 103(2) में बताया गया भीड़ द्वारा हत्या, मतलब मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग के लिए कोई पहले से कोई महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं थे, तो मॉब लिंचिंग के लिए अब नए प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। इसके लिए आजीवन कारावास, अगर कोई मॉब लिंचिंग में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था पहले, अब इसके लिए नया प्रावधान जुड़ गया, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक जा सकता है। ठीक है, देखिए 103(2), 103(2) में क्या है, मॉब लिंचिंग। ठीक है, 103(2) में क्या है, मॉब लिंचिंग। 106 में बताया गया हिट एंड रन केस। ठीक है, हिट एंड रन केस में क्या होगा, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और लापरवाही से अगर आपसे मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और आप जाकर के पुलिस को आप बताते हो तो आपको मिलेगा 5 वर्ष सजा। ठीक है, अगर आप गलती से आपसे अगर एक्सीडेंट हो चुका है और आप जा करके बताते हो कि मालिक मेरे से एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से किसी की मृत्यु होती है या किसी को नुकसान पहुंचता है, तो आकर जाकर आप बताते हो, इन्फॉर्म करते हो, तो आपको 5 वर्ष सजा होगा। लेकिन अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हो और भाग जाते हो वहां से,
पुलिस सूचित नहीं करते हो, ठीक है, नहीं करते हो तो 10 वर्ष सजा होगी आपको, ठीक है, याद रखिएगा। या अगर 106 में बताया गया हिट एंड रन के बारे में, हिट एंड रन में बताया गया कि अगर आपसे गलती से अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप जाके पुलिस पुलिस सूचित कर रहे हो तो आपको मिलेगी 5 वर्ष सजा। अगर आप नहीं बताते हो और वहां से भाग जाते हो तो आपको मिलेगी 10 वर्ष सजा, ठीक है। अभी हम लोग 3 धाराएं पढ़े हैं, 69, 70, 103 2 और 106, ये 4 धाराएं हैं, सॉरी मैं 3 बोल दिया था, 4 धारा पढ़े, ये नए प्रावधान है। 69 में क्या है, झूठा वादा दे करके अगर आप उसे संबंध बनाते हो तो 10 वर्ष सजा है। 70 में सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार में अगर 20 वर्ष सजा है और आजीवन कारावास तक है। अगर आप 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ क्या करोगे, बलात्कार करोगे, तो आपके लिए मृत्यु दंड की सजा है, ठीक है। नेक्स्ट 103 2 मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग शब्द को लाया गया है, मॉब लिंचिंग के लिए पहले से प्रावधान नहीं था। अब इसमें किया क्या गया है कि अगर आप मॉब लिंचिंग करते हुए पकड़ाया गया या उसमें आप दंडित पाए तो आपको आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। ये बात है 106, 6 में है आपका हिट एंड रन वाला मामला। हिट एंड रन में क्या है, जब आप सामने वाले को बताओगे एक्सीडेंट होने के बाद, पुलिस को अपराध सूचित करोगे तो आपको 5 वर्ष सजा है। अगर आप अपराध सूचित नहीं करते हो तो आपके लिए 10 वर्ष सजा मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा, जो भी इसका पीडीएफ है आपको वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा @@, ठीक है, ऐसे GH0TUL, ये आप सर्च करना है @ लगा करके, अपने आप हमारा टेलीग्राम चैनल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप सर्च कर सकते हो गोटुल एकेडमी बिलासपुर, ठीक है। चलो नेक्स्ट धारा है 111, ठीक है। 111 बोलते हैं ना, संगठन में शक्ति है, अकेले में, ठीक है, फटती है। तो 111 में क्या है, संगठित अपराध, ठीक है। 111, एक से बढ़ के 11 हुए, संगठन हो गए, तो 111 क्या है, संगठित अपराध। संगठित अपराध का अपहरण, डकैती। अच्छा, संगठित अपराध में क्या क्या होगा, संगठित अपराध में होगा अपहरण, किसी का अपहरण करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, जबरन वसूली करते हैं, इस सब के लिए सजा कितनी है, 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है, ठीक है, और 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगेगा, ठीक। याद रखिए 111 में क्या बताया गया है, संगठित अपराध के बारे में बताया गया है। संगठित अपराध मतलब एक साथ मिलकर के करेंगे, ठीक है, संगठन में मिलाकर करेंगे। क्या कर सकते हैं, अपहरण इसमें आता है, डकैती आता है, लूट, जबरन वसूली, इन सब के लिए सजा है 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना, 5 वर्ष सजा और 5 लाख जुर्माना का प्रावधान है, ठीक है। ये सब नए अपराध है। 111, देखो 111 में संगठन था तो 12 में क्या होगा, संगठन टूट जाएगा ऐसा करना, ठीक है। 111 में संगठन बना था, 12 में संगठन क्या होगा, टूट जाएगा, छोटे छोटे अपराध होंगे, ठीक है, तो छोटे मोटे अपराध, ठीक है, छोटे मोटे संगठित अपराध। देखो संगठित अपराध क्या थे, 111 में थे, 111 में संगठित अपराध थे, तो 112 में क्या होगा, याद रखना, संगठन टूट जाएगा, छोटा मोटा अपराध होगा, तो छोटे मोटे अपराध जैसे चोरी हो गया, छीना झपटी हो गया, ब्लैक में टिकट बेचना, ठीक है, इत्यादि, परीक्षा के प्रश्न पत्र को बेचना, ठीक है, इन सब के लिए धारा 103 2 के तहत, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे धारा 103 2 आ गए, ये सब नहीं है, आजीवन कारावास नहीं है, ठीक है। 100 धारा 112 में है, छोटे मोटे अपराध, इसमें सजा नहीं बताया गया है, इसमें नहीं बताया गया, सामुदायिक सेवा दिया जाएगा, ठीक है। सामुदायिक सेवा मतलब कि आपको हो सकता है आपको कहीं जाकर के सेवा करने के लिए बोल दिया जाए, आपको जूता साफ करना है, ठीक है, फर्श धोना है, मंदिर साफ करना है, क्योंकि सार्वजनिक सेवा से दिया जाएगा, इसके लिए छोटे मोटे अपराध के लिए। 112 में बताया गया छोटे मोटे अपराध, छोटे मोटे अपराध में क्या आएगा, चोरी, छीना झपटी, ब्लैक में टिकट बेचना, परीक्षा प्रश्न पत्र बेचना, ये सारे इसमें आएंगे। 113 में है आतंकवादी कृत्य, ठीक है, आतंकवादी कृत्य, 13 आतंकवादी, याद रखना 13 आतंकवादी, ठीक है। 112 छोटे मोटे अपराध, 113 में आतंकवादी कृत्य, इसके लिए सजा क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास। अगर कोई आतंकवादी कृत्य करता है उसकी सजा क्या है, आजीवन कारावास और 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक सजा है, ठीक है। नेक्स्ट है आतंकवादी कृत्य, ये दोबारा वही लिखा गया है, ठीक है, दोनों में से एक याद करना है। इस तरह में क्या है, आतंकवादी कृत्य, इसके लिए सजा मृत्यु या आजीवन कारावास या 5 वर्ष से और 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक सजा है, यही याद रखना, ठीक है। 113 में है आपका आतंकवादी कृत्य, सजा या मृत्यु। 1 मिनट, चलिए, ओके। तो 113 बाद 226 है आत्महत्या, ठीक है, 13 दूना क्या होता है 26, देखो 113 का दुगना है 226, 226 में क्या है, आत्महत्या का प्रयास करना, ठीक है।
आत्महत्या का प्रयास करना, इसका सजा, आप जानबूझ के आपने आत्महत्या करते हो, आत्महत्या का प्रयास करते हो, तो क्या होगा उसके लिए 1 वर्ष का कारावास होगा अगर आप आत्महत्या करते हुए पकड़ा गए, ठीक है, और आपने जानबूझ के आत्महत्या किया, करने की कोशिश किया, तो आपके लिए 1 वर्ष का कारावास और या जुर्माना या दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर आप आत्महत्या कर रहे थे, एक तो आत्महत्या कर रहे थे, खुद मर रहे थे और गलती से पकड़ा गए, गलती से पकड़ा गए आत्महत्या करते हुए, तो आपको अलग से 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है, ठीक है। ओके, तो 126 226 याद रखिएगा, ये सारे अपराध क्या हैं, नए अपराध जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, नए अपराध हैं। चलिए, तो ये पे बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक से। तो देखिए 169 में हम लोग पढ़े थे, शादी का झूठा वादा देकर के शारीरिक संबंध बनाना, 10 साल जो का क्या है, कारावास है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, धारा 70 में सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार में क्या था कि एक से अधिक लोग व्यक्ति मिलकर करेंगे तो उसके लिए क्या है, 20 साल कारावास और आजीवन कारावास तक है। और अगर आप 18 से कम नीचे करोगे तो उसके क्या है, मृत्युदंड है। 103(2) में क्या बताया गया है, मॉब लिंचिंग बारे में बताया गया है। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग बारे में बताया गया है, इसमें क्या होगा, आजीवन कारावास तक मिलेगा। 106 में है हिट एंड रन केस, हिट एंड रन केस में बताया गया है, हिट एंड रन केस में क्या बताया गया है कि अगर आप बता के अगर सजा करते हो, किसी एक्सीडेंट होता है और आप बताते थे हो तो आपको 5 वर्ष सजा होगी, अगर आप नहीं बताते हो तो 10 वर्ष सजा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 111 में संगठित अपराध है, एक साथ मिलकर करेंगे तो संगठित अपराध होगा, ठीक है, संगठित अपराध होगा, और एक साथ मिलकर करेंगे संगठित अपराध होगा, ठीक है। और इसके लिए क्या है, आपका 5 लाख तक का जुर्माना है। 112 में क्या है, छोटे मोटे अपराध, संगठन टूट जाएगा तो 112 में क्या हो जाएगा, छोटे मोटे अपराध, ठीक है, छोटे मोटे अपराध होगा। 113 में क्या रखना, आतंकवादी, ठीक है, 13 आतंकवादी याद बताया था। 112 में संगठन टूट जाएगा, 113 में आतंकवादी, 13 आतंकवादी, 13 आतंकवादी, ठीक है, 13 में आतंकवादी, 13 में आतंकवादी। इसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास है, ठीक है, मृत्यु या आजीवन कारावास है, या 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक का दंड है, ये दोनों है इसमें सजा, ठीक है, कंफर्म कर लिया मैंने कि इसमें मृत्यु या आजीवन कारावास तक की सजा है, या 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों इसमें है, ठीक है। जैसे जिस तरह के कृत्य होंगे, कृत्य के हिसाब से क्या होगा, उसको सजा दी जाएगा, या तो मृत्यु से लेकर आजीवन कारावास तक, सॉरी आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु तक, या फिर 5 साल से लेकर जीवन कारावास तक की सजा है। अगर जिस तरह से कृत्य होंगे उस हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा, सजा दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा धारा 152, इसमें याद रखिएगा, धारा 152, 152 बताया गया है देशद्रोह के बारे में, देशद्रोह, ठीक है। अगर देश के विरुद्ध गद्दारी करते तो उसके लिए क्या है, धारा 152 के तहत देशद्रोह के बारे में बताया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये कुछ जो नए धाराएं हैं जो संविधान में बीएनएस के तहत नए जुड़े गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा 69 70, याद रखिएगा 69 70, 103(2), 106, ठीक है, 103(2), 106, इसके अलावा 106, 103(2), उस 4 हो गए, और इसके बाद रखना 111, 112, 113, 11 12 13, फिर आपने याद रखना 226, 13 दूना कितना रखना है, 113 का दुगना कितना होगा, 113 दूना 226, 152, 152 में क्या है, देशद्रोह, याद रहेगा, 152 में क्या है, देशद्रोह, ठीक है। तो याद रखिएगा आत्महत्या 226 में है, अगर आप गलती से आत्महत्या करते पकड़ा गए तो 1 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना, 1 वर्ष कारावास और जुर्माना दोनों भी हो सकता है, ठीक है। आतंकवादी के लिए याद रखिएगा 5 वर्ष कारावास, ठीक है, ये जीवन कारावास तक या मृत्यु दंड तक दिया जाता है कृत्य के हिसाब से। 152 में क्या बताया गया है, देशद्रोह बारे में बताया गया है, 152 में क्या बताया गया है, देशद्रोह, याद रहेगा। तो ये सारे नए प्रावधान है, ठीक है, जो जोड़े गए हैं बीएनएस में, टोटल 21 है, जिनमें से हम लोग कुछ पढ़े हुए हैं, ठीक है, कुछ प्रावधान हम लोग पढ़ लिए। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, बीएनएस में महिलाओं के लिए प्रावधान, अध्याय 5 जो हमको पढ़ना है, महिला और बच्चों के विरुद्ध, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत हमारे संविधान में, सॉरी संविधान के तहत सुरक्षा लिखा हुआ है, प्लस बीएनएसएस में, बीएनएस प्लस बीएनएसएस के तहत महिलाओं को सुरक्षा लिखा हुआ है, उसके लिए हमको ये पढ़ना है, ठीक है। धारा 63 से 97 तक बताया गया है अपराध, ठीक है, धारा 63 से 97 तक क्या बताया गया है, बीएनएस तहत बताया गया है अपराध बताया गया है, ठीक है, 63 से 97 तक बताया गया अपराध। तो उसके बाद याद रखिएगा कि ये याद रखना है कि कैटेगरी है धारा 63 97 जो अध्याय 5 में उल्लेखित है, महिला और बच्चों से संबंधित अपराध को बताया गया है, ठीक है। चलिए
इसमें सबसे पहले बताया गया है 63 से 72, 4 कैटेगरी बांट दिया है। ठीक है, सबसे पहले बताया गया 63 से 72 तक यौन अपराध। ठीक है, 63 से 72 तक बताया गया है यौन अपराध, इसको पहले याद रखिएगा। पहला में बताया गया है 63 से 72 तक यौन अपराध। ठीक है, देखो यौन अपराध। फिर 72 बाद 73 से 78, 73 से 78 तक क्या बताया गया है आपका, आपराधिक बल। आपराधिक बल प्रयोग और हमला। ठीक है, फिर 78 हो गया। फिर 79 से तीसरा 79 से लेकर के 85 तक ये बताया गया है विवाह संबंधित अपराध। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गर्भपात 86, चौथा 86, 86 से लेकर के 97 तक बताया गया है आपका गर्भपात से जुड़ा हुआ अपराध। ठीक है, और नेक्स्ट है, हाँ ये यौन अपराध दोबारा दिया। ठीक है, दो गलत टाइप हो गया। तो 63 97 तक 4 कैटेगरी बांटा गया है, 4 कैटेगरी में 63 से 72, 73 से 78, 79 से 85 और 86 से 97। ठीक है, यही है 63 से 97 तक 4 कैटेगरी बांटा गया है। पहला में रखना यौन अपराध, दूसरा में यौन कैसे कर रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग करके। ठीक है, उससे फिर क्या करना है, विवाह, फिर क्या कर रहा है, गर्भपात। तो पहले यौन अपराध कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग करके। फिर क्या कर रहा है, वो विवाह कर रहा है और उसके बाद गर्भपात करा देता है। ठीक है, ये 4 कैटेगरी बांटना है। पहले यौन अपराध कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग करके। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, आपका विवाह कर रहा है उससे, और फिर क्या करा रहा है, गर्भपात करा रहा है। ये 4 कैटेगरी में। ठीक है, 63 से 72, 73 से 78। ठीक है, फिर 79 से 85 और 86 से 77। ठीक है, 73 से 78, फिर 79 से, सॉरी 63 से 72, 73 से 78। ठीक है, 79 से 85 और 86 से 97। ठीक, याद रहेगा। 63 से 72, 73 से 78, 79 से 85, 86 से 97। पहले यौन अपराध कर रहे हैं, कैसे कर रहा है, आपराधिक बल का प्रयोग करके। फिर उससे क्या कर रहा है, शादी कर रहा है, मतलब विवाह से जुड़े अपराध। फिर आपका क्या है, आपका नेक्स्ट है गर्भपात संबंधी अपराध। ठीक है, ये 4 कैटेगरी में बांटना है, बस ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, धारा 5 अध्याय 5 के अंदर ये आपका कैटेगरी है पहला। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 63 से 72 में यौन अपराध, 73 78 पढ़ेंगे हम लोग आपराधिक बल का प्रयोग और हमला। ठीक है, 73 79 से 85 में पढ़ेंगे हम लोग विवाह से जुड़े अपराध पढ़ेंगे। ठीक है, 79 से 85 में विवाह से जुड़े अपराध है। और गर्भपात वाले अपराध किसमें है, आपका 86 97 में। ठीक है, तो ये आपका बीएनएस का हमको पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। धारा 63, धारा 63 में बताया गया है बलात्कार की परिभाषा। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के बलात्कार की परिभाषा के बारे में बताया गया है। बलात्कार की परिभाषा कहां दी गई है, धारा 63 में। याद रखिएगा, बस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। धारा 63 में बताया गया है बलात्कार की भाषा। इसमें विभिन्न प्रकार के यौन अपराध, इसमें लिख दीजिएगा विभिन्न प्रकार के यौन अपराध के बारे में उल्लेख है। विभिन्न प्रकार के यौन अपराध का उल्लेख है, विभिन्न प्रकार के यौन अपराध का उल्लेख है। ठीक है, धारा 64 में क्या बताया गया है, बलात्कार के लिए दंड। ठीक है, देखो 63 बताया गया परिभाषा। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया गया इसको डिजाइन। 63 बताया गया है बलात्कार की परिभाषा और 64 बताया गया उसके लिए दंड। दंड कितना होगा, 10 वर्ष का कठोर कारावास होगा, जिसे जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 10 वर्ष तक का उसके लिए क्या होगा, कठोर कारावास, कठोर कारावास जिसे जुर्माने के साथ और आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है 63 हो गया, 64 हो गया, 65। 65 बताया गया है, धारा 65 बताया है कुछ विशेष मामलों में बलात्कार की सजा। ठीक है, बलात्कार के लिए सजा। ठीक है, अब देखो अगर 16 वर्ष की कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार होता है, पहले हम लोग पढ़े थे 18 से कम, तो क्या पढ़े थे उसमें मृत्यु दंड तक हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है 16 वर्ष से कम उम्र की बलात्कार होता है लड़की के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, 20 वर्ष का कठोर कारावास होगा। ठीक है, या उसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक लगा सकता है। ठीक है, तो धारा 65 बताया गया बलात्कार के लिए सजा, अगर 16 वर्ष से कम उम्र लड़की के साथ बलात्कार होता है तो 20 वर्ष का कठोर कारावास या आजीवन कारावास से लेकर के जुर्माना तक लगाया जाता है। ठीक है, और बोला गया कि यह 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो 20 वर्ष का कठोर कारावास और आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक दिया सकता है। ठीक है, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड या मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो 16 साल से कम उम्र की है तो उसको क्या बोलेगा, 20 वर्ष कठोर कारावास या आजीवन कारावास। 20 वर्ष कठोर कारावास से आजीवन कारावास तक सजा मिलेगी। ठीक है, अब 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है, ठीक है, 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इसके लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास होगा, सेम चीज
या उसे आजीवन कारावास चेंज किया जा सकता है या उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। इस बात याद रखना, मृत्यु दंड का उल्लेख है। 12 साल से कम उम्र के लड़के के साथ अगर बलात्कार हो रहा है तो उसके लिए 20 वर्ष कठोर कारावास से लेकर के आजीवन कारावास या उसको मृत्यु दंड तक दिया सकता है। ऊपर वाले में क्या है, बस 20 वर्ष कठोर कारावास से लेकर आजीवन कारावास दिया सकता है या जुर्माना लगाया सकता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा दंड के बारे में बताया गया है कि बलात्कार के लिए सजा, पहले में 3 बताया गया है बलात्कार की परिभाषा, 4 बताया गया है बलात्कार के लिए दंड। ठीक है, और 13 बताया गया विभिन्न प्रकार के बलात्कार के लिए दंड। ठीक है, अलग अलग वैसे ही बताया 16 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 66। धारा 66 बताया गया है कि बलात्कार के दौरान पीड़िता की मृत्यु होती है या क्षति कारित करता है, जैसे कोई बलात्कार कर रहा है और जानबूझ करके, जैसे कि आपका दिल्ली वाला केस हुआ था दामनी। ठीक है, तो अगर इस तरीके का कोई बलात्कार करता है और क्षति कर देता है, ठीक है, क्षति कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए दंड है 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास या मृत्यु दंड, यही सेम चीज है। ठीक है, या देखिए कठोर कारावास में आता है, तो ये जो 12 वर्ष से कम वाला होगा इसमें आ जाएगा। धारा 66 में बताया गया है कि अगर बलात्कार दौरान पीड़िता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है या उसकी कोई क्षति पहुंचा देता है, ठीक है, उसके योनि को नुकसान पहुंचाने या उसके शरीर को नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा 20 वर्ष से लेकर के आजीवन कठोर कारावास, आजीवन कारावास या मृत्युदंड। ठीक है, मृत्यु दंड तक की सजा है इसमें। ठीक है, अगर बलात्कार दौरान क्या करता है, मृत्यु करता है, क्षति पहुंचाता है तो, ठीक है, तो उसके अंग को क्षति पहुंचाता है या मृत्यु कर देता है तो क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड। ठीक है, अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास कठोर कारावास तक के लिए दंड की प्रावधान किया गया है। ये है आपका 66, याद रहेगा। 63 में बताया गया परिभाषा, 64 में बताया गया है बलात्कार के दंड, विभिन्न प्रकार बलात्कार के दंड बताया गया है, 65 में बलात्कार के लिए सजा। ठीक है, 65 में बताया गया है कुछ विशेष मामलों में बलात्कार के लिए सजा बताया गया है। ठीक है, 66 में बताया गया है कि अगर बलात्कार पीड़िता की मृत्यु जाती है या उसको क्षति करते हैं तो उसके लिए क्या बताया गया है, 20 वर्ष का आजीवन कारावास से मृत्यु दंड की बात किया गया है। ठीक है, तो 63, 64, 65 और 66 ये 4 धारा है। ठीक है, 63, 64, 65, 67। 63 में क्या बताया गया है, परिभाषा। 64 में क्या बताया गया है, दंड। 65 में बताया गया है विभिन्न प्रकार की सजा, 12 साल और 16 साल के महिलाओं के साथ अगर अपराध होता है तो। 66 में बताया गया है आपका बलात्कार के दौरान अगर क्या होता है, पीड़िता की क्षति पहुंचती है या मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए क्या होगा, जो करेगा ऐसा उसको मृत्यु दंड या आजीवन कारावास तक का दिया जाता है, 20 वर्ष का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 67, 67 में क्या बताया गया है, पृथककरण जब अलग अलग किया जा रहा है, पृथक पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना संभोग करना। ठीक है, अगर महिला और पुरुष दोनों को शादीशुदा है और उन दोनों को अलग कर दिया गया है, ठीक है, और उस महिला के मर्जी के बिना अगर संभोग होता है, ठीक है, उसकी मर्जी के बिना अगर सेक्स होता है, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो उसकी बिना सेक्स होता है तो उसके लिए दंड मिलेगा 2 वर्ष से 7 वर्ष। ठीक है, और उसके अलावा जुर्माना लगाया सकता है अगर आप महिला के मर्जी के बिना अगर आप सेक्स करते हो। ठीक, कब, जब आप दोनों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, महिला और पुरुष दोनों को अलग कर दिया गया है, आप उसकी मर्जी के बिना अगर संभोग करते हो, मर्जी के बिना सेक्स करते हो तो आपको 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, ये इसका दंड का प्रावधान है। ये बताया गया आपका 67 में। 68 बताया गया है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग। ठीक है, प्राधिकार में मतलब कि किसी के अंडर में कोई रखा गया, जैसे मान लो आपके अंडर में किसी लड़की को रखा गया है और आप ही उसका रेप कर दिए। ठीक है, तो यही होता है बलात्कार में, क्या बोला गया है, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग। अगर किसी व्यक्ति के कस्टडी में किसी व्यक्ति को, महिला को रखा गया है और वही उसका रेप कर देता है, ठीक है, तो वही है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग, उसके लिए दंड है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा है या उसके अलावा जुर्माना भी लगा सकता है। धारा 68। ठीक है, 68 बताया गया है प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा बलात्संग। ठीक है, तो अगर किसी के प्राधिकार में है, किसी कस्टडी में है और उसी ने व्यक्ति ने क्या कर दिया, रेप कर दिया, सोचो कस्टडी में भी महिला सुरक्षित नहीं है, इसके लिए भी क्या बनाया जा रहा है, दंड का प्रावधान बनाया गया है। मतलब कि इसके लिए कितना संवेदनशील मुद्दा है ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो 5 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास इसके लिए जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट है 69 जो नया जोड़ा गया है, झूठ बोल करके या शादी का झूठा वादा दे करके संबंध बनाना। सीख लो बच्चों, ठीक है, कई लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, बाबू मैं तो तुम्हें शादी करूंगा, ठीक है, तो ऐसा वाला नहीं करना है बाबू, नहीं तो बाबू क्या करेगी, आपको दंड लगा देगी 10 वर्ष से लेकर के जुर्माना, 10 वर्ष का कारावास भी दिलाएगी और जुर्माना दिलाएगी। यार आप शादी का झूठा वादा बोल करके, ठीक है, या झूठ बोल कर उससे क्या करते हो, प्रेम करते हो कि कल के दिन में मैं उससे शादी करूंगी या मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, बाबू और सोना
आपको क्या करना है, 10 वर्ष का कठोर कारावास दिलाना है और जुर्माना दिलाना है। ठीक है, चलिए ओके। अब मेरे ऊपर लागू मत कर देना कई लोग कि सर आप ऐसा किए नहीं किए, कई लोग कमेंट कर देते हैं। ठीक है, धारा 69 याद रखिएगा, झूठ बोल करके शादी का झूठा वादा दे करके संबंध बनाने के लिए क्या है, धारा दंड के तहत 10 वर्ष का जुर्माना, 10 वर्ष या जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, 70 में देखो हम लोग पढ़ चुके थे सामूहिक बलात्कार, पीछे पढ़ चुके हैं, ये नया धारा जोड़ा गया है। 71 में बताया गया कि बार बार अपराध या दोबारा अपराध करने पर आजीवन कारावास या मृत्युदंड, 71 में पढ़े हैं हम लोग। ठीक है, 70 में पढ़े हैं ना हम लोग, पीछे में देखो 71 में, 70 में सामूहिक बलात्कार था, 71 में क्या था, 70 में सामूहिक बलात्कार था। ठीक है, 71 में बताया गया है बार बार अपराध, मतलब एक ही चीज को वो बार बार करता है। ठीक है, बार बार अपराध करने पर, अगर एक ही अपराध को बार बार करता है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ठीक है, अगर एक ही अपराध को बार बार करता है तो 70 में था सामूहिक बलात्कार, ये नया जोड़ा गया है। ठीक है, 69 70 नया जोड़ा गया है, और 71 में है बार बार। देखो 70 से एक ज्यादा हो गया, 70 में सामूहिक बलात्कार कर रहा है, 70 से एक ज्यादा हो गया, मतलब क्या कर रहा है, वो बार बार कर रहा है, ऐसा करना। 70 में सामूहिक कर रहा है, अब 70 से एक ज्यादा हो गया, मतलब कि एक बार एक्स्ट्रा और कर रहा है, मतलब बार बार कर रहा है। ठीक है, 70 से एक्स्ट्रा कर रहा है मतलब बार बार कर रहा है। 71 71, ठीक है, 71 मतलब बार बार अपराध कर रहा है, तो बार बार अपराध कर रहा है एक ही चीज को। ठीक है, या बार बार नहीं मान रहा है, अपराध करने के बाद भी अपराध कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ठीक है, कोई रेप करने वाला आदमी अगर एक बार अपराध किया और उसको सजा हुई और फिर जाकर दोबारा जेल से के बाद फिर अपराध करता है, तो उसको क्या मिलेगा अगली बार, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, धारा 71 के तहत। 70 में क्या है, सामूहिक बलात्कार। 71 में क्या है, बार बार अपराध। 72 में क्या है, 72 में है पीड़ित व्यक्ति की पहचान करना। अगर कोई व्यक्ति है जो पीड़ित व्यक्ति की पहचान कर देता है, पीड़ित व्यक्ति की पहचान करने का मतलब क्या है कि अगर कोई उसका प्राइवेसी को भंग कर देता है, पहचान मतलब कोई पीड़ित व्यक्ति था, उसका क्या कर दिया, फोटो वीडियो शेयर कर दिया। ठीक है, तो उसकी पहचान आदि प्रकट कर देता है, तो इस पर दंड का प्रावधान है। दंड कितना मिलेगा, 2 वर्ष कारावास और जुर्माना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसकी प्राइवेसी को भंग कर दिया। ठीक है, उसकी पहचान को प्रकट कर दिया, तो पहचान प्रकट करने के लिए 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंड किया जाता है। ठीक है, क्या रहेगा। ठीक है, रिवीजन करें थोड़ा सा। 68 में क्या है, 67 में है पृथककरण, जब पृथककरण किया जा रहा है किसी महिला को और पुरुष को अलग अलग किया जाता है, तो पृथक पति की उसकी सहमति के बिना अगर संभोग करते हो तो क्या होगा, 5 वर्ष से 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का जुर्माना लगाया जाता है। धारा इसके बाद है 68 में अगर किसी के प्राधिकार में कोई महिला है और उसके साथ अगर बलात्कार होता है तो 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट धारा 69, इसे झूठ बोल करके शादी का झूठा वादा दे करके किया कर रहे हैं अपराध, तो 10 वर्ष का कारावास होगा। और धारा 70 में सामूहिक बलात्कार, 71 में बार बार अपराध, अगर बार बार अपराध करते हो तो आपका मृत्यु दंड तक जा सकता है। 72 में बोला गया पीड़ित व्यक्ति की पहचान प्रकट कर देना, 72 में पहचान प्रकट कर देना, पहचान को प्रकट कर देना 72 के तहत, तो आपको 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ याद हो गया होगा, बार बार इसको देख लेना, सुन लेना, लिख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें आपराधिक बल प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है इसका आपराधिक बल प्रयोग। आपराधिक बल प्रयोग और हमला, ये बताया गया आपका 73 से 78 के बीच बताया गया। अभी लोग क्या पढ़े हम लोग, अभी हम लोग पढ़े हैं 63 से 72 तक। ठीक है, उसमें क्या पढ़े हम लोग, 63 72 में हम लोग पढ़ चुके हैं अपराध, सॉरी 63 72 में हम लोग पढ़ चुके हैं बलात्कार संबंधित अपराध। ठीक है, नेक्स्ट है अपराध कैसे करेंगे, आपराधिक बल का प्रयोग करके पढ़े थे, अपराध कैसे करेंगे, आपराधिक बल का प्रयोग करके। तो आपराधिक बल का प्रयोग और हमला, ये 73 से बताया गया, 78 में बताया गया, फिर 79 से 85 तक विवाह। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपराधिक बल का प्रयोग और हमला। ठीक है, धारा 74, ठीक है, धारा क्या है 74 है, 74। ये धारा 74 है, पहले आईपीसी धारा किसमें था, 354 में था ये। तो आईपीसी धारा जो 354 था अब कितना हो चुका है, 74 बन चुका है। आईपीसी धारा 354 अब 74 बन चुका है। तो याद रखना, इसको याद मत याद करना, ये मैं लिखवा इसलिए दिया हूँ पीडीएफ में ताकि आपको कंफर्म हो सके। अगर आईपीसी पूछ रहा है 354 तो आप इसको लिख के आ जाना। ठीक है, आईपीसी 354 पूछ रहा है तो आप 74 लिख के आ जाना। ठीक है, वर्तमान में इसका उल्लेख बीएनएस धारा 74 में किया गया है, ऐसा लिख के आ जाना। ठीक है, आईपीसी मत लिखना क्योंकि लागू हो चुका है ये 1 जुलाई से। तो धारा 74 तक महिला की लज्जा भंग करने का, ठीक है, महिला की लज्जा भंग करने का आशय से अपराध करता है। ठीक है, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, लज्जा भंग के जगह पे ना ऐसा आएगा, गरिमा को ठेस पहुंचाता है, महिला की गरिमा को, इंटेग्रिटी को, गरिमा को ठेस पहुंचाता है।
ठेस पहुंचाता है। महिला की लज्जा भंग या फिर गरिमा को ठेस पहुंचाता है, लज्जा भंग नहीं होगा, लज्जा भंग 79 मिल जाएगा। ठीक है, तो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, इससे इस आशय से इस पर हमला करता है ठेस पहुंचाने के लिए, तो उसे 1 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है, 1 साल से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों दिया जा सकता है। अगर महिला को क्या किया जाए, गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है। तो नेक्स्ट धारा 75 में बताया गया है लैंगिक उत्पीड़न। अगर आप उसको शारीरिक रूप से स्पर्श कर रहे हो, छू रहे हो, ठीक है, संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है, संबंध बनाने का प्रस्ताव दे रहे हो कि प्लीज आप मुझे संबंध बनाएंगे क्या, ठीक है, ऐसा प्रस्ताव आप दे रहे हो उसको, या फिर अश्लील साहित्य पढ़वा रहे हो उसको, अश्लील अश्लील बुक पढ़वा रहे हो उससे, या उस पर टिप्पणी कमेंट कर रहे हो, ये है आपका लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न में क्या क्या शामिल है? अनवांटेड, अनैतिक रूप से शारीरिक स्पर्श करना, ठीक है, ठीक है, संबंध बनाने का प्रस्ताव देना, प्रपोजल उसको देना, ठीक है, अश्लील साहित्य पढ़वाने के लिए बोलना, पढ़ने के लिए बोलना, टिप्पणी करना, कमेंट करना, ये सब क्या आएगा? धारा 75 तहत। ठीक है, तो ये सारे क्या है? लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट है। इसके लिए दंड क्या है? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 वर्ष से 5 वर्ष था, जो क्या था? अगर उसकी गरिमा को भंग कर रहे थे, उसकी इंटीग्रिटी को, ठीक है, ठेस पहुंचा रहे थे, तो क्या होगा? 1 साल से 5 वर्ष का कारावास। अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? लैंगिक उत्पीड़न कर रहे हो, ठीक है, उसे प्रपोज कर रहे हो, किसके लिए? संबंध बनाने के लिए प्रपोजल भेज रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हुआ दंड है, 3 वर्ष का कारावास है। ठीक है, अगर उसको टच कर रहे हो या उसका अश्लील साहित्य पढ़ने बोल रहे हो। नेक्स्ट है 76। 76 में बोला गया है महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला। ठीक है, ऐसा कृत्य जो महिला को निर्वस्त्र यानी उसको नंगा करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, तो इस पर हमला किया जा रहा है, तो उसे 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो संविधान में उल्लेख नहीं था। ठीक है, अब बाद में इसको जोड़ा जा रहा है। ठीक, आईपीसी धारा 354 बी के तहत ये पहला था, जो अब इसे 76 में लाया गया है और कुछ नया प्रावधान किया गया है कि इसमें सजा बढ़ा दिया गया है, पहले सजा कम था। ठीक है, तो महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला किया जा रहा है। सोचो कि उसकी प्राइवेसी भी नहीं है, उसको हमला कर रहा है पर निर्वस्त्र करने के इरादे से। ठीक है, तो निर्वस्त करने के इरादे से उस पर हमला किया जाता है, तो उसे 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना दिया जा सकता है। 7 वर्ष का कारावास और उस पर जुर्माना दिया सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है जानबूझ करके किसी महिला को शर्मिंदा, इमोशनली एम्बेरस किया जाता है, साथ ही साथ उसके कपड़े उतारने के लिए उसको मजबूर किया जाता है। ठीक है, दो चीज, जानबूझ करके उसको शर्मिंदा किया जाएगा, इमोशनली एम्बेरस किया जाएगा, और उसको कपड़े उतारने के लिए जानबूझ क्या किया जाएगा? उस पर हमला किया जाएगा या फिर उसको बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी अपना आप लोग कॉलेज में ऐसा होता है, कॉलेज में क्या करते हैं, जब उनका लेते हैं इंटरव्यू, आजकल इंटरव्यू बोल दिया जाता है ना, तो उसका जब कॉलेज में ये सब हरकत होते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? ये सारी चीजें की जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका था धारा 76। ठीक है, 76 में निर्वस्त्र करने के आदेश पर हमला किया जाता है, तो उसे 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट धारा 77। धारा 77 में बताया गया है, जो आईपीसी धारा 354 में लिखा हुआ है, आईपीसी धारा 354 में बताया गया था, 354 में, सब धारा 354 में है। ठीक है, एबीसी। तो धारा 77 जो है आईपीसी धारा 354 सी में था, इसमें लगा था कि निजी कार्य में लगी महिला को तांग झांक, कोई स्टॉकिंग करता है तो। ठीक है, 76 में बताया गया है स्टॉकिंग। ठीक है, इसको लिख लो सीधा, स्टॉकिंग, STLKING। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीछा करना। अगर कोई महिला निजी कार्य में लगी हुई है, ठीक है, और उस महिला को आप तांग झांक कर रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो, उसका पीछा कर रहे हो, तब क्या होगा? पहली बार में अगर ऐसा करते हो तो 1 साल से लेकर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। दूसरी बार अगर ऐसा करते हो तो 3 साल से लेकर 7 साल का कारावास और जुर्माना होगा। पहली बार में 1 साल से 3 वर्ष का कारावास होगा, और दोबारा ऐसा पीछा करते हो तो क्या होगा? 3 वर्ष से लेकर 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। ठीक है, तो बताया गया धारा 77 में, धारा 77 में बताया गया स्टॉकिंग। ठीक है, साथ साथ स्टॉकिंग कर रहे हो, देखो, साथ 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 पीछा कर रहे हो, साथ साथ पीछा कर रहे हो उसका। पहली बार पीछा कर रहे हो तो 1 साल से 3 साल कारावास जुर्माना, दूसरी बार पीछा करोगे तो 7 साल कारावास, 3 साल कारावास और जुर्माना। तो साथ साथ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? साथ साथ स्टॉकिंग कर रहे हो। स्टॉकिंग मतलब पीछा करना, निजी कार्य में लगी है महिला तो, ठीक है, तांग झांक करना। ठीक है, 77 में।
साथ साथ क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, साथ साथ पीछा करने के लिए क्या है, जुर्माना लगाएगा 1 से 3 साल के लिए पहली बार में, 3 से 7 साल के लिए दूसरी बार में। ठीक है, चलो 74 में क्या था, गरिमा को ठेस पहुंचाना। ठीक है, 75 में क्या था, लैंगिक उत्पीड़न करना। ठीक है, 76 में क्या था, निर्वस्त्र करने के इरादे से। ठीक है, और 77 में क्या है, स्टॉकिंग करना। नेक्स्ट है 78। 78 में क्या है आपका, सॉरी 78 में स्टॉकिंग था। 77 में क्या था, 77 में दृश्य कामुकता, दृश्य कामुकता था इसमें, मैंने गलती बढ़ा दिया इसमें, यहाँ पे स्टॉकिंग है, सॉरी। ये ताक झाक था, इसमें केवल ताक झाक था। ठीक है, इसी को बोलते हैं 77 में दृश्य कामुकता, इसी को बोलते हैं हम लोग 77 में याद रखना, दृश्य कामुकता। दृश्य का मतलब देखना, नयन सुख, नयन सुख लुटाना, यह है दृश्य कामुकता। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वोयेयुरिज्म, वो ये जो, ठीक है, यह है दृश्य कामुकता। दृश्य कामुकता मतलब नयन सुख लुटाना। ठीक है, दृश्य कामुकता किसी महिला को निजी गतिविधि के दौरान देखना। कोई महिला अगर मान लो, एग्जाम्पल के लिए, कोई अगर महिला मान लो नहा रही है, ठीक है, या अपना कोई निजी काम कर रही है, उस दौरान आप उसको ताक झाक करते हो, देखते हो, उसके लिए है ये। ठीक है, दृश्य कामुकता वाला। ठीक है, निजी कार्य में लगी महिला, निजी कार्य में लगी मतलब अपना कुछ काम कर रही है, या फिर वो ऐसे परिस्थिति में है जिसमें आपको देखना नहीं चाहिए, जैसे मान लो नहा रही है और उस टाइम आप दृश्य कामुकता वाला काम कर रहे हो, ताक झाक कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, वो इंटीमेट सीन में है, उस समय आप ताक झाक कर रहे हो, उस समय की बात बता रही है साथ साथ। तो साथ साथ इंटीमेट सीन में, या फिर आप निजी कार्य में ताक झाक कर रहे हो उसके, या फिर वो नहा रही है स्टॉकिंग कर रहे हो उस समय, इसको स्टॉकिंग बोल रहा हो, ताक झाक कर रहे हो। ठीक है, दृश्य कामुकता कर रहे हो काम, तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप पहली बार ऐसा करते हो 1 से 3 साल, और दूसरी बार करते हो 3 से 7 साल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सुधार लेंगे, मैं यहाँ पे स्टॉकिंग लिखा है, स्टॉकिंग 78 में। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ तांग झाक कर रहा है। ठीक है, तांग झाक करने के बाद ही क्या करेगा, पीछा करेगा। तो पहले याद रखना, पहले उसकी गरिमा को भंग किया, किसमें, 74 में। 75 में आपको रहेगा गरिमा भंग किया, पहले ठेस पहुंचाया गरिमा को, फिर क्या करेगा, उसको छुए हुएगा, तो क्या हो जाएगा 75 में। ठीक है, 76 में क्या किया गया है, निर्वस्त्र करना है। देखो अब थोड़ा सा उसका अश्लीलता बढ़ रहा है, उसका कामुकता बढ़ रही है, पहले उसको गरिमा को ठेस पहुंचाया, फिर उसको छू रहा है, स्पर्श स्पर्श कर रहा है। ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न कर रहा है। 76 में क्या कर रहा है, उसको निर्वस्त्र करने को उद्देश्य से क्या कर रहा है, उसको निर्वस्त करने के उद्देश्य से क्या कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है। ठीक है, और लास्ट क्या कर रहा है, 77 में अब तांग झाक कर रहा है। पहला उद्देश्य था निर्वस्त करने के उद्देश्य से, और 77 में क्या कर रहा है, अब तांग झाक कर रहा है। 78 में क्या करेगा, अब स्टॉकिंग शुरू कर देगा। ठीक है, 78 में क्या होगा, स्टॉकिंग। ठीक है, इसी बोलेंगे स्टॉकिंग, या इसी बोलेंगे पीछा करना, ये है 78 में। ठीक है, तो किसी महिला का पीछा करना वही है स्टॉकिंग, स्पर्श करना या स्पर्श करने का प्रयत्न करना, ऐसा काम करना कि उसको छूने का प्रयास करना। किस माध्यम से, और माध्यम हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, ईमेल के माध्यम से हो सकता है, पीछा करना, पीछा स्टॉकिंग कैसे हो सकता है, स्टॉकिंग करना हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से। ठीक है, इस माध्यम से, अन्य रूप में, जो भी एक रूप हो जिसमें स्टॉकिंग कर सकता है। स्टॉकिंग मतलब कि उसको जानबूझ करके क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, के साथ घूम रही है, इन सब माध्यम से अगर स्टॉकिंग करता है, ठीक है, तो उसकी निगरानी करना, कहीं भी चीजों में, के साथ घूम रही है, कहाँ बैठ रही है, के साथ जा रही है, कौन सा मूवी देख रही है, इंटरनेट के माध्यम से या कोई भी सोशल मीडिया, फिजिकल, ऑनलाइन, किसी भी माध्यम से अगर वो स्टॉकिंग करता है, तो उसके लिए पहली बार अगर अपराध करता है ऐसा, तो 3 वर्ष का कारावास जुर्माना, अगर दूसरी बार ऐसा अपराध करता है तो 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो 77 में था दृश्य कामुकता, यानी कि क्या करना था, उसको ताक झाक कर रहा था, और 78 में क्या कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है। स्टॉकिंग मतलब उसका पीछा कर रहा है, किस उद्देश्य से, ठीक है, उसका निगरानी रख रहा है, कुल मिलाकर वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है। जैसे एक लड़की के मान लो 2 बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो पहला बॉयफ्रेंड को अगर पता नहीं है कि दूसरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है, तो क्या करेगा, उसको स्टॉकिंग करेगा, पीछा करेगा। या कोई लड़की किसी को पसंद है, ठीक है, और लड़की लड़के पसंद नहीं करती, तो पहला लड़का क्या करता है, उसको स्टॉकिंग करता है। स्टॉकिंग करता मतलब पीछा करता है,
ठीक है, तो देख लो बच्चों, अगर आप स्टॉकिंग करोगे तो क्या होगा, पहली बार में 3 वर्ष का कारावास, दूसरी बार में 7 वर्ष का जुर्माना लगाया सकता है। ठीक है, सॉरी 3 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसलिए स्टॉकिंग नहीं करना है, सीधे जाकर करना है, प्रपोज करना है, मानेगी तो ठीक, नहीं तो दूसरी। ओके, तो स्टॉकिंग स्टॉकिंग मत करना, 3 वर्ष और 5 वर्ष का जुर्माना हो सकता है, पहली बार में 3 वर्ष, दूसरी बार में 5 वर्ष। ठीक है, एक ही बार में जाकर आई लव यू बोलना है, स्टॉकिंग स्टॉकिंग नहीं करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था आपराधिक बल से जुड़े अपराध। अब हम लोग पढ़ेंगे विवाह से जुड़े अपराध। ठीक है, विवाह से जुड़े अपराध। विवाह से जुड़े अपराध बताया गया है 80 शुरू होता है, 79 से 85 तक है 80 बताया गया है दहेज हत्या। ठीक है, दहेज मृत्यु के बारे में बताया गया है, दहेज मृत्यु या दहेज हत्या के बारे में बताया गया है। 80 बताया गया जो कि आईपीसी धारा 304 में था। ठीक है, 82 में उसके लिए क्या बताया गया है, दंड बताया गया है। 82 में दंड, अगर दहेज हत्या से अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो उसको दंड दिया जाएगा 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक। ठीक है, दहेज हत्या के तहत अगर किसी महिला की मृत्यु होती है, दहेज हत्या बताया गया है 80 में है विवाह संबंधी अपराध, सॉरी 80 से लेकर के 79 से 85 में, जिसमें 80 में बताया गया दहेज मृत्यु। अगर किसी महिला की दहेज की वजह से किसी महिला की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, दहेज की महिला से मृत्यु जाती है तो कैसे मृत्यु होगी, जलने से, चोट लगने से, ठीक है, या असामान्य परिस्थिति में किसी भी वजह से दहेज की मांग करने से, दहेज की मांग का जो शोषण होता है, प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर मृत्यु होती है तो उसको धारा 82 के तहत दंड मिलेगा, 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक का दंड मिलेगा। ठीक है, और दहेज की मांग करने वाले किस किसको हो सकता है, पति को, पिता को, रिश्तेदार को, ठीक है, उन सबको ये दंड मिल सकता है। पति पिता रिश्तेदार जो भी दहेज की मांग करते हैं इन सबको दंड मिल सकता है। नेक्स्ट है धारा 81। ठीक है, 81 में बोला गया है विधि पूर्वक विवाहित नहीं है, मतलब लीगली मैरिड नहीं है, और झूठ बोलकर विश्वास दिलाता है कि वह क्या है, उसने विधि पूर्वक विवाह किया है, और ऐसा करने के बाद संबंध बनाता है तो दंड होगा 10 वर्ष से लेकर के कारावास तक, आजीवन कारावास तक का, और जुर्माना भी होगा। ठीक है, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगेगा। अगर कोई व्यक्ति लीगली मैरिड नहीं है और ऐसा दावा करता है कि वो लीगल मैरिड है और संबंध बना रहा है उससे, उस लड़की से, तो क्या होगा, उस व्यक्ति के ऊपर 10 वर्ष का दंड मिलेगा उसको, और 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया सकता है। ठीक है, तो बताया गया है 81 में, पहले बताया गया है विवाह संबंधी अपराध, 80 में दहेज मृत्यु, 82 में उसके लिए दंड, और 81 में है लीगल मैरिज नहीं है, और लीगल मैरिज बोल करके उससे क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है, तो क्या होगा, 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना लगा सकता है। फिर नेक्स्ट है 81 के बाद आपका 82। ठीक है, पति या पत्नी के द्वारा, हाँ देखो 81 में क्या है आपका, विधि पूर्वक विवाहित नहीं है। ठीक है, अब 81 में विवाहित नहीं है और दोबारा में क्या है, असंबंध बना रहा है। 82 में क्या बताया गया है, धारा 82, धारा 82 में बताया गया है दोबारा अपराध। ठीक है, दोबारा शादी, पति या पत्नी के जीवन काल में दोबारा शादी। ठीक है, पति या जीवन काल दोबारा शादी करना। अगर कोई व्यक्ति, पति या पत्नी, अपने जीवन काल में दोबारा शादी करती है, दो विवाह करती है, इसी को बोलते हैं बाईगैमी। ठीक है, बाईगैमी। अगर कोई व्यक्ति, पति या पत्नी दोनों हो सकती है, ठीक है, अगर बाईगैमी करती है तो जो भी व्यक्ति अपराध करता है अपने जीवित रहते हुए, अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी से शादी करता है, किसी अन्य से विवाह करता है, यानी दो शादी कर लेता है, तो उस पुरुष या महिला को 82 के तहत अपराध का दोषी माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई पुरुष या महिला दोनों हो सकती है, अगर कोई पुरुष या महिला अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए, ठीक है, अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए अगर दूसरी पत्नी शादी करता है, ठीक है, दूसरी पत्नी शादी रहता है करता है तो उसको अपराध माना जाएगा और इसके तहत उसको दोषी माना जाएगा। ठीक है, अपराध का दोषी माना जाएगा और इसके लिए उसको क्या किया जाएगा, 10 वर्ष तक का कठोर सॉरी 82, हाँ अपराध माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए बताया गया है अलग अलग दंड। ठीक है, दो तरीके बताया गया है, धारा 82(1) और 82(2), इसके लिए क्या मिलेगा, उसको अपराध मिलेगा। तो याद रखिएगा धारा 82 तहत उसको मिलेगा दंड। ठीक है, तो क्या मिलेगा, दंड। अब दंड में बताया गया है
81 के तहत 81 टू 81 सॉरी 82 1 82 1 82 1 82 2 दो दंड है। पहला बताया गया है कि अगर 82 1 के तहत जीवित होने के साथ उसे बिना तलाक के दूसरा विवाह करता है। पहला बोला गया है कि अगर बिना तलाक के दूसरा शादी करता है, ठीक है, बिना तलाक के दूसरा शादी करता है तो 7 साल जुर्माना, 7 साल कारावास, 7 साल कारावास प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, पहला बोला गया है कि इसमें हम लोग पढ़े थे 82 में, पति या पत्नी के जीवन में दोबारा शादी करना। पहले से पत्नी जीवित है और दोबारा शादी करता है तब क्या होगा, बाइगेमी। उसमें पहला बताया गया दंड कि अगर बिना तलाक के शादी करता है, बिना तलाक दिए शादी करता है दूसरे से, तो 7 साल कारावास जुर्माना होगा। दूसरा बताया गया है कि अगर विवाह पहले से किए गए विवाह की जानकारी को छुपाता है, अगर पहले से किए गए विवाह की जानकारी छुपाता है, और छुपाने के बाद शादी करता है, पहले से किए गए विवाह की जानकारी छुपाता है और जानकारी छुपा कर शादी करता है, तब क्या होगा, 10 वर्ष 10 साल 10 साल का कारावास और जुर्माना होगा। 10 साल का कारावास प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, ऐसा रखना कि 81 में क्या था आपका, 81 में आपका था विविधि पूर्वक विवाहित नहीं है, ठीक है, और विश्वास देकर विलासा करता है, मतलब एक बार यहाँ शादी कर रहा है और 82 में 2 बार शादी कर रहा है, बस नहीं फर्क रखना। 81 में एक बार और 82 में 2 बार शादी कर रहा है, ऐसा रखना। 81 में एक बार शादी करता है, 82 में 2 बार, यहाँ पे एक बार शादी कर रहा है, ठीक है, एक बार शादी, ठीक है, और यहाँ पे 2 बार शादी कर रहा है। पहली बार तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, याद कर लो, 81 में, धारा 81 में एक बार शादी कर रहा है, लेकिन क्या करता है, लीगली शादी नहीं कर रहा है और झूठा बोलकर शादी करवाता है, ठीक है, तो 10 साल का कारावास। लेकिन यहाँ पर वे 2 बार शादी कर रहा है, 82 में 2 बार, देखो 2 है यानी कि 2 बार शादी कर रहा है, 82 में 2 है यानी कि 2 बार, 81 में 1 है यानी कि 1 बार शादी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि 80 79 से 85 तक पूरा विवाह वाला है, ठीक है, तो 81 में क्या है, एक बार शादी, लेकिन लीगली शादी नहीं कर रहा है। 82 में 2 बार शादी, 2 बार शादी कर रहा है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा, ऐसा कोई भी करता है पति पत्नी, उसमें 2 प्रकार का दंड है, एक 82 1 1, 82 1 2, ठीक है, तो 82 1 में बताया गया दंड कि अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक दिए शादी करता है, तलाक दिए शादी करता है, दूसरा शादी करता है, तो 7 साल कारावास जुर्माना होगा। और अगर 82 2 बताया गया कि पहले से किए गए विवाह की जानकारी छुपाता है और छुपाने के बिना बताता नहीं कि मैं शादीशुदा हूं और दोबारा शादी करता है, तो क्या होगा, उसको दोबारा मिलेगा अपराध और उसके बढ़ा हुआ अपराध मिलेगा, 10 साल का कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 82। इसके बाद आपका 84, बाद है 84। अच्छा, 83 बोला गया है वैध विवाह के बिना धोखे से विवाह समारोह संपन्न हुआ। ठीक है, अगर वैध विवाह के बिना धोखे से विवाह पहले बताया गया था लीगली एड शादी 81 में, तो उसी को 83 में याद रखिएगा, बोला गया है कि वैध विवाह के बिना धोखे से विवाह समारोह संपन्न हुआ तो 7 साल तक बढ़ा सकता है। ठीक है, कारावास मिलेगा, 7 साल बढ़ा सकता है। तो कोई बेईमानी से या कपटपूर्ण इरादे से कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई, मतलब लीगली शादी नहीं हुई 81 के तहत, और शादी की रस्म को पूरा करता है। लीगली 81 में क्या पढ़ते हैं हम लोग, लीगली शादी नहीं हुआ है, ठीक है, और शादी का लीगल होने का दावा करता है, और उसी बताया गया 83 में कि लीगली शादी नहीं हुआ है और 83 में शादी की रस्म को पूरा करता है। लीगली शादी नहीं है लेकिन शादी की रस्म को पूरा करता है और बताता है कि शादी समारोह संपन्न हुआ, ठीक है, अनलीगल वैध विवाह के बिना धोखे से विवाह शादी समारोह संपन्न हुआ, ऐसा बताता है, तो उसको मिलेगा 7 साल का कारावास। ठीक है, चलिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पे इसलिए लिखाया नहीं है, बाकी बता दिया हूँ कि अगर लीगली शादी नहीं हुआ है कैसे तहत और उसी का शादी का समारोह संपन्न करता है, 83 तक उसको 7 साल कारावास मिलेगा। नेक्स्ट है 84। 84 में बताया गया है किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से बहलाना, ले जाना या हिरासत में रखना, ठीक है, कोई विवाहित महिला है उसको आपराधिक इरादे से बहलाना, ले जाना या हिरासत में रखना, अपने पास रखना, इसके लिए बताया गया है 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों होगा। ठीक है, अगर कोई विवाहित महिला को जानबूझ करके आपराधिक रास्ते से फुसला लेता है, ले जाता है, बहलाता है,
ठीक है, उससे अवैध संबंध आता है तो अवैध संबंध आता है तो उसके लिए 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो कोई शादीशुदा महिला है उसको अपराधी वजह से बहलाता है, फुसलाता है, ले जाता है, ठीक है, उसे हिरासत में रखता है और अवैध संबंध आता है। ठीक है, हिरासत में रखकर क्या बनता है, अवैध संबंध, अवैध संबंध बनाता है। ठीक है, तो क्या होगा, उसको 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। नेक्स्ट है धारा 85। धारा 85 बताया गया है किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। क्रूरता मतलब जानबूझ करके उससे छीना झपटी, आत्महत्या का प्रयास, इस तरह क्रूरता की परिभाषा बताया गया है। तो बताना 85 बताया गया है कि किसी महिला के पति या पत्नी के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। ठीक है, तो अगर किसी महिला में क्यूरिटी क्रूरिटी क्रुएल्टी, ठीक है, क्रूरता मतलब क्रुएल्टी, ठीक है, तो किसी महिला के पति द्वारा या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करता है, उसके लिए 3 वर्ष कारावास और दंड का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि इसमें महिला को शारीरिक और मानसिक चोट दोनों पहुंचाया जाता है क्रूरता में। शारीरिक और मानसिक चोट दोनों पहुंचाया जाता है क्रूरता में। शारीरिक क्रूरता में ऐसे कार्य शामिल होते हैं जो शारीरिक दर्द या चोट हो सकते हैं। मानसिक क्रूरता में उत्पीड़न, अपमान, धमकी देना हो सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे कि क्रूरता में क्या हो सकता है। ठीक है, क्या बोला, महिला के प्रति द्वारा शारीरिक क्रूरता। तो क्रूरता में क्या क्या शामिल होगा, क्रूरता 2 तरीके होगा, एक शारीरिक होगा, शारीरिक क्रूरता, एक होगा मानसिक क्रूरता। शारीरिक क्रूरता में क्या होगा, शारीरिक क्रूरता में उसको चोट पहुंचाया जाएगा। ठीक है, शारीरिक क्रूरता में क्या होगा, उसको चोट पहुंचाएगा, दर्द पहुंचाया जाएगा। शारीरिक क्रूरता में चोट, दर्द पहुंचाया जाएगा। ठीक है, मानसिक क्रूरता में क्या होगा, प्रताड़ित किया जाएगा, उत्पीड़न, अपमान, धमकी, उत्पीड़न किया जाएगा, अपमान किया जाएगा, धमकी दिया जाएगा। ठीक है, इत्यादि चीजें आएंगे इसमें। ठीक है, जैसे कई अन्य गलत कार्य व्यवहार शामिल होंगे तो ऐसे आएंगे। तो यार उसमें क्रूरता की भाषा क्या दिया गया है, क्रूरता बताया गया आपका धारा 85 में। धारा 85 में बताया गया क्रूरता कौन करेगा, पति या उसके नातेदार। तो उसको 2 तरीके से क्रूरता हो सकता है, शारीरिक क्रूरता हो सकता है, मानसिक क्रूरता हो सकता है। शारीरिक क्रूरता में क्या, उसको महिला को चोट पहुंचाएगा, दर्द पहुंचाएगा। और मानसिक क्रूरता में क्या होगा, उसका उत्पीड़न करेगा, अपमान करेगा, धमकी देगा। ठीक है, तो ये सारे अगर ऐसा काम करता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। 3 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना हो सकता है। ठीक है, इसके लिए 3 वर्ष कारावास और जुर्माना दोनों दंडित किया सकता है धारा 85 के तहत। याद रखिएगा, धारा 85 में क्या बताया गया है, क्रूरता। ठीक है, पति या पत्नी के नातेदार द्वारा उसके विरुद्ध क्रूरता करना। क्रूरता में 2 चीज आएगा, शारीरिक और मानसिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गर्भपात कारित करने से जुड़े अपराध। गर्भपात का अपराध, अब देखो गर्भपात वाला आ गया। नेक्स्ट, अच्छा 86 में बताया गया है क्रूरता की परिभाषा। ठीक है, 86 में बताया गया क्रूरता की परिभाषा। 85 में पढ़ा था क्रूरता, 86 में बताया गया है क्रूरता की परिभाषा। क्रूरता, क्रुएल्टी की परिभाषा। अगर कोई महिला का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ है, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ है और उसकी वजह से वो आत्महत्या करती है। ठीक है, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है जिसके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसके लिए बताया गया है दंड, वही जो हम पढ़ चुके थे। तो क्रूरता की व्यवस्था में क्या बताया गया है कि अगर कोई महिला है, अगर जानबूझकर ऐसा काम किया गया है जो उसकी ऐसी प्रकृति हो जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे। क्रूरता में क्या बताया गया परिभाषा, जो महिला को ऐसा कृत्य जो किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, तो क्या कहलाएगा, क्रूरता की परिभाषा कहलाएगी। ऐसा कृत्य जो किसी महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, और ऐसी क्रूरता क्या हो सकती है, शारीरिक या मानसिक। ठीक है, तो उसे क्या माना जाएगा, क्रूरता की परिभाषा के अंदर लाया गया है। ठीक है, इसके अलावा उसके जीवन या अंग या स्वास्थ्य, ठीक है,
उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य इससे खतरे में पड़ जाए। पहले तो आत्महत्या करने प्रेरित करे, या फिर ऐसे शारीरिक या मानसिक चोट जिससे उसके जीवन, ठीक है, या उसके अंग या उसका स्वास्थ्य क्या हो जाए, खतरे में पड़ जाए, वो क्या कहलाएगा, क्रूरता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका गर्भपात संबंधित अपराध। ये बताया गया आपका 86 से 97 में, ठीक है, 86 से 97 बताया गया है। तो 87 में क्या है, विवाह करने को विवश करने के लिए दंड। अगर जानबूझ के कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को विवाह करने के लिए दंड देता है, मतलब कि विवाह करने के लिए विवश करता है, तो उसे दंड दिया जाएगा 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाता है। ठीक है, 87 में क्या बताया गया है, विवाह करने को विवश करने के लिए दंड। ठीक है, कोई महिला को अपहरण करके जानबूझ कर मजबूर करने के लिए शादी करने के लिए बोलता है। तो अगर आप किडनैप करके महिला को ले आते हो और उससे जानबूझ करके शादी करने का प्रयत्न करते हो, तो ऐसा क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ठीक है, और किडनैप करके शादी करना और धोखे से जाकर शादी करता है तो ये अपना विवाह करने के लिए विवश, यानी कि किडनैप करके शादी करना, इसके लिए दंड क्या है, 10 वर्ष कारावास और जुर्माना लगता है। 1887 में। ठीक है, 87 में क्या करना है, किडनैप करके शादी करता है। कोई व्यक्ति किसी महिला से किडनैप करके शादी करता है तो उस पर जबरदस्ती वाद करता है, उस पर अनैतिक कार्य करता है, ठीक है, तो उसके लिए उस पर दंड दिया है 10 लाख का कैद और जुर्माना दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यह धारा उन व्यक्तियों पर भी लागू होगी जो किसी महिला का अपहरण करके जबरदस्ती से शादी करते हैं या शादी करवाने या वेश्यावृत्ति से कार्य के लिए भेज देते हैं। ठीक है, अपना शादी करने के लिए या शादी करवाने या वेश्यावृत्ति के लिए कार्य के लिए भेज देते हैं। शादी करवाने या वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों के लिए भेज देते हैं। उन पर ही लागू होगा। तो कोई आदमी खुद शादी कर रहा है किडनैप करके, या ऐसा कोई व्यक्ति जो शादी करवाने के इरादे से क्या कर रहा है, किडनैप करता है, या वेश्यावृत्ति करने के इरादे से क्या करता है, किडनैप करता है। आजकल बुढ़े लोग को ज्यादा चाहिए रहता है, कम उम्र की लड़कियां, तो जो गरीब रहते हैं उनको क्या करते हैं, घर से जाकर के खरीद लेते हैं। आप लोग क्राइम पेट्रोल देखे होंगे, कई सारे जगह बताया दिखाया जाता है कि लड़की को खरीद लेते हैं जाकर के शादी करवाने के लिए बेच देते हैं उसके लिए करके। ठीक है, या फिर वेश्यावृत्ति के लिए भेज देते हैं। तो ऐसे कृत्य भी इसमें आएंगे, किसमें, विवाह करवाने को विवश करने के लिए दंड, धारा 10 वर्ष कारावास है और जुर्माना दिया जाएगा। 89 में बताया गया है, 88 में बताया गया गर्भपात कारण बनना। 88 लिख लेते हैं, धारा 88 में बताया गया गर्भपात का कारण बनना, गर्भपात का कारण बनना। 86 से 97 हो गया आपका। ठीक है, गर्भपात कारण बनना 88 में बताया गया। धारा 88 में गर्भपात का कारण बनना, तो गर्भपात कारण बनने का जानबूझ करके गर्भपात कराया जाता है। ठीक है, जानबूझ करके किसी महिला को गर्भपात करवाया जाता है, जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात कराया जाता है। ठीक है, जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात कराया जाता है तो उसके लिए ये धारा 88 के तहत क्या मिलेगा, उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो जानबूझकर किसी महिला का गर्भपात कराया जाता है तो उसके लिए तहत धारा 88 के तहत दंड दिया जाएगा। और गर्भपात का मतलब यह है कि बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसको गर्भ में मार देना। गर्भपात का अर्थ क्या होता है, बच्चे को जन्म देने से पहले से गर्भ में ही मार देना गर्भपात कहलाता है। और यह बताया गया धारा 88 में गर्भपात कारण बना, जानबूझकर किसी महिला को गर्भपात कराया जाता है। अब इसके लिए कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी महिला का मिसकैरेज करवाता है, ठीक है, जानबूझकर कोई महिला का व्यक्ति मिसकैरेज करवाता है तो उसको बताया गया है कि यह अपराध माना जाएगा। महिला की सहमति से ही हो, भले ही महिला की सहमति से ही मिसकैरेज हुआ हो, लेकिन गर्भपात का कोई वैध कारण नहीं है तो यह अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर महिला की सहमति से हुआ लेकिन गर्भपात का वैध कारण नहीं था तो भी यह अपराध माना जाएगा। वैध चिकित्सा कारण नहीं था, ठीक है, गर्भपात का कोई वैध चिकित्सा कारण नहीं था, जरूरी नहीं था करवाना, पर उसकी सहमति से भले हुआ हो उसको, लेकिन
चिकित्सकीय कारण नहीं था, वैध कारण, लीगल चिकित्सकीय कारण नहीं था, तो भी ये क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। बिना डॉक्टर की सलाह के अगर गर्भपात कराया जा रहा है तो भी बिना डॉक्टर सलाह करके ऐसी दवा देना जो उसको गर्भपात करवा सकती है, तो भी यह अपराध माना जाएगा। गर्भपात के इस्तेमाल के लिए किसी भी उपकरण को बेचना, ठीक है, या देना, ये भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी को और अबॉर्शन करने में मदद करता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसको अबॉर्शन यानी कि गर्भपात कराने में मदद करता है, तो भी वो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। गर्भपात कराने के लिए कोई जगह अगर किराए पे लिया है तो भी वो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, ठीक है। और अगर गलत जानकारी देता है, गर्भपात कराने के बारे में झूठा जानकारी, मिथ्या जानकारी देता है, तो भी वो क्या माना जाएगा, गुमराह करता है, तो भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। मिसकैरेज करवाने के बदले में पैसा देता है कोई व्यक्ति, जानबूझ करके ऐसा काम करता है जो कि मिसकैरेज करवा दे, उसको बदले में पैसा देता है, तो भी वो अपराध माना जाएगा, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को डरा धमका कर गलत तरीके से अगर गर्भपात करवा दे तो भी क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो गर्भपात का कारण बनना, कई सारे कारण बन सकते हैं, ठीक है। कोई जानबूझ करके ऐसा शादी दवाई दे दे जिससे गर्भपात हो जाए, कोई उकसाता है गर्भपात करवाने के लिए, कोई डरा धमका करवाता है, कोई ऐसा जगह का प्रयोग करता है, कोई सामान का प्रयोग करता है, ठीक है। इसके अलावा कोई बिना डॉक्टर की सलाह करके गलत जानकारी दवाई देता है, या फिर उसकी सहमति से भले ही क्यों न किया गया हो, लेकिन लीगल तरीका नहीं था चिकित्सा का, लीगल चिकित्सा के कारण नहीं था, उसके मर्जी से भले हुआ हो लेकिन लीगल चिकित्सा के कारण नहीं था, तो भी वो गर्भपात के अपराध में आएगा और उसके लिए दिया जाएगा दंड, ठीक है। अब इसकी सजा क्या होगी, इसकी सजा होगी गर्भपात के तरीके के आधार पर, ठीक है। इसकी सजा कैसे होगी, गर्भपात के समय के आधार पर। इसके लिए सजा क्या होगी, धारा 88 का क्या होगा, सजा। सजा कैसा होगा, गर्भपात को देखा जाएगा समय, तो गर्भपात के समय के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। गर्भपात का समय देखा जाएगा। अगर अगर बच्चा शुरुआती समय था, मतलब बच्चा भ्रूण था, शुरुआती समय हुआ था, शुरुआती समय, ठीक है। गर्भपात अगर एबॉर्शन का देखा जाएगा समय कैसा था, कि अगर बच्चा गर्भावस्था के शुरुआती समय में था तो 3 साल तक का जेल, ठीक है। शुरुआती समय यानी कि गर्भावस्था था, गर्भावस्था का शुरुआत था, यानी कि हफ्ता या महीना हो सकता है, ठीक है। तो इसको मिलेगा 3 साल की जेल, ठीक है। और अगर बच्चा जो है बाद का समय है, ठीक है, बाद का समय, बाद का समय में क्या होगा, महीना के बाद, महीनों के बाद, तब क्या होगा, 3 साल की जेल है, यहाँ पे होगा आपका 7 साल की जेल, ठीक है, 7 साल। तो हम लोग पढ़े आपका धारा 88, धारा 88 में होता है गर्भपात कारण बनना, जानबूझकर किसी महिला के साथ गर्भपात कराया जाता है, ठीक है। और उसका कई कारण हो सकते हैं जो हम लोग ने चर्चा किया। तो अगर उसका कारण हो सकता है, इसका कारण बनता है जानबूझकर महिला का गर्भपात कराया जाता है, तो उसको सजा मिलेगी। सजा कैसे मिलेगा, समय के आधार पर, कि गर्भपात का समय क्या था, गर्भपात का शुरुआती समय था, गर्भपात का जब शुरुआत हुआ था, या कुछ हफ्ता हो सकता है, या 1 महीना से कम हो सकता है, उस समय गर्भपात कराया था, तो 3 साल की जेल होगी, ठीक है, 3 साल की जेल होगी। और ऐसा किसको होगा, जो कर रहा है और जो करवा रहा है, दोनों को। दूसरा, बाद का समय, मतलब कुछ महीना हो गया है, जो बच्चा पेट में रहे कुछ महीना हो गया है और उसके बाद गर्भपात कराया जा रहा है, तो 7 साल तक की जेल हो सकती है, 7 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है। अगर बच्चा 1 महीना से ज्यादा हो गया है तब, ठीक है। तो ये आपका था गर्भपात की सजा थी, ठीक है। धारा 88 के तहत सजा का था 3 वर्ष और 7 वर्ष, शुरुआती समय तो 3 वर्ष और बाद का समय है तो 7 साल तक की जेल हो सकती है उसको, ठीक है। कर रहा है और जो करवा रहा है उसको, दोनों। 89 बोला गया है, 89 में महिला की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, ठीक है। 89 बताया गया महिला के सम्मति के बिना, महिला के बिना सम्मति गर्भपात कराया जाता है तो उसको 10 साल तक का कारावास से बढ़ाया जाता है, मतलब कि ये इतना तो 7 साल 3 साल है ही है, ठीक है। इसके अलावा दंड 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना या आजीवन कारावास भी मिला सकता है अगर उसकी सहमति बिना किया जाता है, ठीक है। तो 88 बताया गया है गर्भपात का कारण बनना, और 89 बताया गया महिला की सम्मति बिना गर्भपात करवाना। तो ये 3 साल 7 साल तो है ही है, इसके अलावा 10 साल इसके अलावा है, दंड क्या है, इसके अलावा 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना या आजीवन कारावास तक ही दिया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा।
कि महिला का सम्मति बिना अपराध होता है, डाटा 89 में। ठीक है, ये इसका तो है कारण बनना, क्या कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, अगर सहमति बिना हुआ है तो 10 साल का एक्स्ट्रा दंड मिलेगा और आजीवन कारावास तक, जो कि दंड में जुर्माना भी लगा सकता है। ठीक है, 89 हो गया। ठीक है, 90 में बताया गया है गर्भपात कराने की वजह से मृत्यु हो गई। ठीक है, 90 में बताया गया है, धारा 90, गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य, इरादे से किए गए कार्य के कारण हुई मृत्यु। अब गर्भपात करा रहे थे और गलती से ऐसा कोई कार्य होगा जिससे महिला की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस अवधि के लिए कारावास कराया जाएगा, जो 10 साल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वो 10 साल यहाँ था, फिर प्लस यहाँ पे दंड और 10 साल बढ़ाया जा सकता है। दंड क्या होगा, 10 साल कारावास। देखो सब जुड़ा हुआ है। 88 में क्या पढ़े हम लोग, गर्भपात कारण बना। 88 में क्या पढ़े, महिला की सम्मति के बिना अपराध। जैसे कि शुरुआती समय 3 साल और 7 साल था, अगर वो सम्मति के बिना वो 10 साल और बढ़ाया जा सकता है। और अगर गर्भपात कराने के इरादे से किया गया तो कोई का, जिससे क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, गर्भपात करवा रहा था और गलती से क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो 10 साल और कारावास क्या हो जाएगा, बढ़ाया जा सकता है, या आजीवन कारावास या जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, 10 साल कारावास बढ़ाया जा सकता है, दंड क्या था, जुर्माना लगा सकता है, 10 साल कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, तो 88, 89, 90 जुड़ा हुआ है। 88 में बताया गया है गर्भपात का, क्या बताया गया है, गर्भपात का कारण बनना। 89 में बताया महिला के सम्मति के बिना गर्भपात हुआ है तो। ठीक है, 10 साल कारावास जुड़ेगा। और अगर करते करते गर्भपात करा रहा था और गलती से क्या हो गया, ऐसा कोई काम करा जिससे उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो क्या होगा, मृत्यु हो गई तो उसको 10 साल का और कारावास प्लस जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 90 के बाद 91 में बोला गया है बच्चे के जीवित पैदा होने से रोकने के बाद उसके जन्म की मृत्यु कारण बनना। ठीक है, तो अगर बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकता है या जन्म के बाद उसकी मृत्यु, देखो बच्चा क्या होता है, अभी महिला मर गई। ठीक है, 90 में क्या हो गई, महिला मर गई। लेकिन 91 में क्या होगा कि बच्चे के जीवित पैदा होने से, बच्चे का जीवित पैदा होने से रोक रहा है, या फिर जन्म होने के बाद उसकी मृत्यु कारण बन रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, 10 वर्ष की का सजा मिलेगा या आजीवन कारावास। ठीक है, 91 में क्या बोला गया है, बच्चे का जीवित पैदा होने से रोकना, धारा 91, बच्चे का जीवित पैदा होने से रोकना या जन्म पर उसे मृत्यु कारण बनना, जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनना। ठीक है, इस उद्देश्य से किए गए कार्य, इस इरादे से किए गए कार्य। यदि कोई व्यक्ति है या कोई महिला है, जो भी है, बच्चे का जीवित पैदा होने से, मतलब बच्चे को पैदा होने नहीं देना चाहती है, या बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके लिए मृत्यु कारण बन जाती है, कि या जानबूझ के कैसे भी करके मर जाए बच्चा, पैदा होने नहीं देती है, या तो पैदा पेट में मर जाएगा, नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ऐसा कोई काम करे जिससे बच्चा पैदा होने के बाद क्या हो जाएगा, मर जाए, तो उसके लिए ऐसा कोई अगर कोई कार्य करता है उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसके लिए क्या है सजा, सजा है 10 साल, 10 साल कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, 10 साल कारावास या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे को जन्म या पैदा होने से रोकना, या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारण बनना। ठीक है, मृत्यु का क्या बन जाना, कारण बन जाना। पहले बच्चा पैदा होने नहीं दे रहा है, दूसरा बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको मरने के लिए क्या कर रहा है, कारण बन रहा है, तो ऐसे के लिए क्या होगा, 10 वर्ष कारावास या जुर्माना लगाया सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताया गया है 97, 97 में क्या बताया गया है आपका, 96 बच्चे की तस्करी बताई गई है।
बच्चे की तस्करी अगर आप करते हो, ठीक है, बच्चे की तस्करी करते हो तो 10 साल का दंड, 10 साल का कारावास और जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, बच्चे की तस्करी करते हो किसके लिए? हाँ हाँ, ये बताया गया आगे में। बच्चे की तस्करी करते हो 96 में 10 वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। और इसी के तहत याद रखना 98, ठीक है, 98 में रखना, 96 में तस्करी है धारा 98। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि अगर बच्चे की तस्करी जो कर रहे हो वेश्यावृत्ति के लिए हो रहा है, तो वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को रोकना। वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को बेचना, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को बेचना। 96 में बताया गया तस्करी और वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को अगर बेचा जा रहा है तो उसके लिए क्या होगा? 18 वर्ष से कम उम्र बच्चे को बेचता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे के 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बेचता है। ठीक है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को क्या करता है? बेचता है या किराया पर देता है, या किराया पर देता है, भाड़ा में, आज तू ले जा कल मैं ले जाता हूँ, ऐसा वाला किराया पर देता है। ठीक है, तो ऐसा कृत्य क्या माना जाएगा? अपराध माना जाएगा। और इसके लिए अनैतिक उद्देश्य से किया गया है तो उसे 10 साल तक बढ़ाया सकता है जुर्माना। ठीक है, तो इसके लिए जुर्माना क्या होगा? 10 साल प्लस जुर्माना। ठीक है, वैश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को बेचता है या 18 वर्ष से, हाँ, वर्ष से बेचना ये धारा का नाम है। इसमें क्या होगा? 18 साल से कम उम्र बच्चे को बेचा जाता है या उसे किराए पर दिया जाता है। कैसे काम कर लिए? अनैतिक उद्देश्य के काम से, वही होगा अनैतिक उद्देश्य वैश्यावृत्ति कराना। तो इस उद्देश्य से अगर कोई काम कराया जाता है तो उसके लिए क्या होगा? ये अपराध माना जाएगा और इसके लिए सजा क्या है? 10 साल और जुर्माना, ऐसे और आगे बढ़ाया भी सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट है वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदना। बेचने के लिए आपका है 10 साल और खरीदने के लिए 7 साल से 14 साल तक। ठीक है, 7 साल से अधिक 10 साल, 7 से 14, हाँ, ये आपका है बेचने के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना और खरीदना। ये बेचना है 98 में और धारा 99 इसमें है वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीद, बेचना है तो खरीदना। अगर बच्चे को वेश्यावृत्ति करने के लिए उद्देश्य से खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची होगी। इसमें क्या होगी? इसमें सेम 18 साल से कम उम्र के बच्चे की खरीदा जाएगा। किसको खरीदा जाएगा? 18 साल से कम उम्र के बच्चे को खरीदा जाएगा। तो उसके लिए क्या है? जुर्माना होगा। ठीक है, जुर्माना क्या है? 7 साल से लेकर के 14 साल तक, 14 साल तक। ठीक है, 7 साल से लेकर 14 साल तक जुर्माना होगा। ठीक है, कारावास प्लस जुर्माना, प्लस जुर्माना। ठीक है, तो ये रखना कि आपका 98 बोला है वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को बेचना और 99 बोला गया है वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदना। ठीक है, वेश्यावृत्ति के बच्चे को खरीदना है आपका, खरीदना है 99 में और बेचना है 98 में। पहले बेचेंगे फिर खरीदेंगे। तो दोनों के क्या करेंगे? 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए, 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे इसको क्या करना है? वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीदता है, बेचता है, किसी किराए पर देता है तो उसके लिए जुर्माना क्या होगा? इसमें 10 साल बेचने के लिए और खरीदने के लिए 7 साल से 14 साल तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये आपका पूरा बीएनएस यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, फटाफट हम रिविजन कर लेते हैं बीएनएस के कुछ प्रावधान को, है ना। चलिए, 63 में बताया था बलात्कार, 64 बताया गया था बलात्कार के लिए दंड, 65 बताया गया था बलात्कार के लिए सजा। ठीक है, 66 बताया गया था बलात्कार के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है, क्षति हो जाती है तो उसके लिए दंड बताया गया था। नेक्स्ट बोला गया था 67 में पृथककरण, जब अलग अलग किया जा रहा है और उसके सहमति बिना संभोग करता है तो। 68 बताया गया था प्राधिकार में किसी व्यक्ति का उसके द्वारा बलात्कार हो रहा है। 69 बताया गया था कि झूठ बोलकर शादी कर रहा है। 70 में सामूहिक बलात्कार, 71 में बार बार अपराध कर रहा है, दोहरा रहा है। 72 में पीड़िता की पहचान कर दे रहा है, मतलब कि प्रकट कर दे रहा है पहचान को, प्राइवेसी को। 73 में बताया गया था आपका, 74 में बताया गया था कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। 75 में बताया गया था कि लैंगिक उत्पीड़न हो रहा है। ठीक है, 76 में बताया गया था महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला किया जा रहा है। 76 में 70 में बताया गया था कि दृश्य कामुकता या निजी कार्य में लगी महिला तो उसको ताक झांक करना। ठीक है, ताक झांक।
ठीक है। 78 में बताया गया था कि स्टॉकिंग कर रहा है, ठीक है। 78 में स्टॉकिंग, ठीक है, इंटरनेट या सोशल मीडिया किसी तरीके से, दोनों तरीके से हो सकता है, भौतिक और इंटरनेट दोनों माध्यम से। नेक्स्ट बोला गया था विवाह संबंधित आ गया। 80 में बताया गया था दहेज हत्या, ऐसे दो में उसके लिए दंड दिया गया है। 81 में विधि पूर्वक विवाहित नहीं है और लीगली बोल करके अनलीगली बोल करके शादी बनाता है और संबंध करता है, ठीक है, विधि पूर्वक विवाहित नहीं है और संबंध बनाता है तो उसके लिए दंड दिया गया है। 84 में बोला गया है कि बहलाना फुसलाना और उसको हिरासत में रखना, ठीक है, अवैध संबंध बनाना, इसके लिए दंड दिया गया है 84 में। 85 में बोला गया है कि पति पत्नी नातेदार द्वारा उस पर क्या करना, क्रूरता करना। और क्रूरता दो तरीके से होता है, शारीरिक और मानसिक, ठीक है। और ऐसी क्रूरता करता है तो उसको 3 वर्ष कारावास जुर्माना दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 82 में 2 शादी, ठीक है, 81 में 1, 82 में 2 शादी। तो कतिपय पत्नी के द्वारा जीवन काल में 2 बार शादी करना, ठीक है, 2 बार शादी करता है तो 82 के तहत बिना तलाक के दूसरा शादी करता है 7 साल कारावास जुर्माना। और पहले से किराए किए गए विवाह की जानकारी छुपाता है तो 10 साल कारावास और जुर्माना, ठीक है। बिना तलाक के 7 साल और छुपाता है तो 10 साल, ठीक है। इसके बाद आपका बताया था क्रूरता की परिभाषा। क्रूरता परिभाषा ऐसा कृत्य जो महिला क्या करते हैं, आत्महत्या करने के लिए खुद को प्रेरित कर दे, ये क्या कहलाएगा, क्रूरता कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 87। 87 में विवाह करने के लिए, विवश करने के लिए दंड, ठीक है, किडनैप कर शादी करता है तो उसके लिए 10 साल का जुर्माना। 89 में क्या बताया गया है, सम्मति के बिना गर्भपात कराना, ठीक है, महिला की संपत्ति। 88 में हम लोग पढ़े थे गर्भपात कारण बनना, ठीक है। और 89 में बिना सम्मति के कराना। 90 में बोला था गर्भपात के इरादे से किए गए कार्य कारण मृत्यु हो गई गलती से, 10 साल कारावास जुर्माना, ठीक है। 91 में बोला गया बच्चे का जीवित पैदा होने से रोकना, ठीक है, या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारण बनना, उसके लिए 10 साल कारावास, ठीक है। इसके बाद आपका 96 में बोला गया था कि अनैतिक व्यापार, बच्चों की तस्करी, तो उसका 10 साल कारावास जुर्माना, ठीक है। 98 में बेचना है और 99 में खरीदना है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को बेचना, ठीक है, और 99 में बच्चे वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदना। तो 98 में आपका क्या है, खरीदता है, बेचता 18 साल से कम उम्र की बच्ची को या महिला को, तो उसके लिए क्या है, बेचने के लिए 7 साल और खरीदने के लिए 10 बेचने के लिए 10 साल और खरीदने के लिए 7 साल 14 साल तक का जुर्माना लगाया सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हुआ, बीएनएस पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचा है आपका बीएनएसएस, ठीक है। क्या बचा है, बीएनएसएस। तो बीएनएसएस देखते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ठीक है, तो जो कि लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। यहाँ पे 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से आपका लागू हुआ है, ठीक है। बीएनएसएस देख लेते हैं फटाक से, चलिए। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह पे लाया गया है और आईपीसी की जगह पे क्या लाया गया था, बीएनएस लाया गया था, ठीक है। ये जो है आपका, इसमें 39 अध्याय हैं और 631 धाराएं हैं, ठीक है। वहां पे 358 धाराएं थे और यहाँ इसको लागू किया है 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। बीएनएसएस बीएनएसएस को दोनों को 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया है, ठीक है। 43 1 से 5 बताया गया गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान, ठीक है, 1 से 5 बताया गया 43 धारा 43 में गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान। किसी महिला को गिरफ्तार करते समय अधिकारी को शारीरिक स्पर्श नहीं करना चाहिए। मौखिक सूचना पर क्या करना चाहिए, गिरफ्तारी की जाएगी। यदि पुलिसकर्मी महिला हो तो महिला स्पर्श कर सकती है, पुरुष जो है आपको इसको स्पर्श नहीं कर सकता अगर महिला को गिरफ्तारी किया जा रहा है तो, ठीक है। तो बताया गया 43 1 से 5 में प्रावधान बताया गिरफ्तारी संबंधी प्रावधान क्या क्या होगा। अगर गिरफ्तार करते समय अधिकारी को शारीरिक स्पर्श नहीं करना है, मौखिक सूचना पर क्या कर सकता है, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, सिर्फ मौखिक सूचना पर गिरफ्तारी की जाएगी। और यदि पुलिसकर्मी महिला हो तो वो क्या कर सकती है, स्पर्श कर सकती है, ठीक है। मौखिक सूचना पर गिरफ्तारी मानी जाएगी, नानी लिखा गया है, गिरफ्तारी मानी जाएगी, मौखिक सूचना पर गिरफ्तारी मानी जाएगी और महिला पुरुष है तो उसको स्पर्श कर सकती है। महिलाओं को रात में सूर्यास्त से पहले और सूर्योदय के बाद गिरफ्तारी केवल असाधारण परिस्थिति में, असाधारण असाधारण परिस्थिति में होगा, असाधारण परिस्थितियों में ही गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है, जो कि जेएमएफसी के अनुमोदन से ही होगा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अनुमोदन से ही होगा। अगर आपका सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद करना है गिरफ्तार तो असाधारण ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें महिला को गिरफ्तार करना ही है तो जेएमएफसी अगर जब तक आप लिख को नहीं देगा तब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही हो सकती है। ये आपका उल्लेख किया गया गिरफ्तार संबंधी प्रावधान। तो 2 चीज है, पहला चीज कोई पुरुष महिला को स्पर्श नहीं कर सकता, ठीक है, केवल महिला ही उसको स्पर्श कर सकती है। और
मौखिक सूचना आधार पर गिरफ्तारी माना जाएगा। बोला है दूसरा, महिलाओं को रात में यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर ऐसा परिस्थिति बन जाता है, गिरफ्तार करना जरूरी है, मैंडेटरी है, तो आप जेएमएफसी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, न्यायाधीश से क्या कर सकते हैं, अनुमति लिखित लेंगे, गिरफ्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है 48 धारा, ये क्या था 43, नेक्स्ट है 48। 48 बताया गया है सूचना अधिकार और मानवीय व्यवहार। अगर उसको महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, गिरफ्तारी दौरान महिला को गिरफ्तार किए जाने के कारण जमानत संबंधी अधिकारों के बारे में स्पष्ट जानकारी दिया जाना चाहिए। मतलब उसका अधिकार है, उसको सूचना दिया जाए कि उसका जमानत संबंधी अधिकारों के बारे में बताया जाए, ठीक है, ताकि वह अपनी जमानत करवा सके। ठीक है, तो ये मानवीय कृत्य है कि किसी महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है तो आप उसको सूचना दे दो, अधिकार बता दो कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आप जमानत अपना करवा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोला है 49 में तलाशी और शारीरिक जांच। अगर कोई महिला गिरफ्तार किया जाता है, महिला को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी तलाशी केवल एक महिला द्वारा ही ली जाएगी। स्पर्श याद रखिए, कभी भी महिला केवल एक महिला ही कर सकती है। ठीक है, कोई महिला गिरफ्तार किया है तो उसको महिला द्वारा ही तलाशी की जानी चाहिए, और वह ही शालीनता बना करके, अभद्र तरीके से नहीं, ठीक है, इधर उधर नहीं करना है, शालीनता बना करके। ठीक है, 51 में बताया गया है, अच्छा 51 यहाँ पे है, गिरफ्तारी संबंधी सुरक्षा। यदि किसी महिला अभियुक्त की शारीरिक जांच की जाती है, अगर महिला को लगता है कि गिरफ्तारी से पहले शारीरिक जांच की आवश्यकता है, तो केवल उसको एक महिला पंजीकृत डॉक्टर ही उसको चेकअप कर सकती है। तो वही इसको क्या कर सकती है, महिला पंजीकृत चिकित्सक द्वारा ही जांच की जाएगी। ठीक है, और वही क्या करेगी, उसका महिला का जांच करेगी। ठीक है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जांच की जाएगी। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई महिला गिरफ्तार की जाती है और गर्भवती है और उसको विशेष स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। साथ ही चेकअप कराना है तो केवल महिला डॉक्टर ही उसे कर सकती है। धारा 51 बताया गया है। 49 में तलाशी और जांच बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बीएनएसएस की धारा, अगला देखते हैं हम लोग 101, अपहृत महिलाओं को वापस लाने के लिए बाध्य करने की शक्ति। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर कोई महिला अपहरण किया गया है तो उसको वापस लाना है, और वापस लाने का आदेश कौन दे सकता है, आपका जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या जेएमएफसी। ऐसी महिला को उससे तत्काल वापसी लाने का आदेश दे सकता है। किसको दे सकता है, बालिका को उसके माता पिता, संरक्षक, ऐसे बालक का वैध प्रभार वाले अन्य व्यक्ति को वापस लाने का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है, वापस लाने की शक्ति, बाध्य करने की शक्ति होगी जिला मजिस्ट्रेट को, उप जिला उपमंडल मजिस्ट्रेट को, जेएमएफसी को। ठीक है, आदेश दे सकता है वापस लाने के लिए। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है 102 से 104, तलाशी संबंधित सुरक्षा। तलाशी क्या था बच्चे, हम पढ़े थे तलाशी में। ठीक है, तलाशी आपका था 49 में, और नेक्स्ट इधर 102 से 4 के तहत तलाशी संबंधित सुरक्षा की जगह 49 में तलाशी है, और उससे संबंधित सुरक्षा है आपका 102 से 4 में। किसी महिला की तलाशी हो रही है, तलाशी की जानी है, ठीक है, तलाशी की जानी है, तो वह शालीनता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 49 में। किसी अन्य महिला द्वारा की जानी चाहिए, ये भी बता चुका गया है कि कोई महिला तलाशी की जा रही है तो महिला ही तलाशी करेगी। ठीक है, महिला संबंधित मामलों में महिला ही तलाशी करेगी। और मुफ्त चिकित्सा उपचार, नए इन कानूनी मामलों में अस्पताल में महिलाओं को बच्चों के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा उपचार दिया जाएगा। ठीक है, और महिला ही उसका उपचार करेगी। ठीक है, ये बताया गया 102 से 104 में, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं 49 में। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं 49 में और 51 में, वही बताया 102 से 104 में। तो इसके यहाँ पे आपका काम का नहीं है। ठीक है, वही चीज है दोबारा। ठीक, बाकी सेम चीज बताया गया है। फिर नेक्स्ट बोला गया भरण पोषण, ये इंपॉर्टेंट है। भरण पोषण का अधिकार, मेंटेनेंस का अधिकार किसको होगा। ठीक है, अब देखिए भरण पोषण अधिकार किसको होगा, बीएनएस की धारा 144 बताया गया। 144 जो धारा है, पत्नी पत्नी हो सकती है भरण पोषण के लिए, बच्चे हो सकते हैं, और उसका आश्रित माता पिता हो सकते हैं। जो भी होगी, एक महिला है, महिला के साथ क्या हो सकता है, उसका बच्चा हो सकता है, महिला खुद हो सकती है, और उसके मम्मी पापा हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं। ठीक है, भरण पोषण मेंटेनेंस कौन कौन पाएगा, तो उसका पत्नी जिसको छोड़ा गया है, उसका बच्चा, और उसके आश्रित माता पिता को भरण पोषण का अधिकार होगा। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं, उसके लिए भरण पोषण का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिया हुआ है, पत्नी, बच्चों और उसके माता पिता को भरण पोषण का अधिकार आदेश में क्या क्या है, क्या क्या किस किस कैटेगरी में आएंगे, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज हैं। यदि पर्याप्त साधन नाता कोई व्यक्ति भरण पोषण की उपेक्षा करता है या मना करता है, तो उसकी पत्नी, जो उसका अपना भरण पोषण करने में समर्थ है, पत्नी। दूसरा, उसका वैध या अवैध संतान, चाहे विवाहित हो या नहीं हो, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो सकता है। ठीक है, इन सबको लिए बताया गया आदेश दिया जाएगा।
ठीक है, अवैध संतान या वैध संतान दोनों यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसका वैध या अवैध संतान जो विवाहित पुत्री ना हो, ठीक है, जो वयस्क हो गई हो, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असमानता को चोट के कारण अपना भरण पोषण करने में, अब उसकी पुत्री है जिसको शारीरिक या मानसिक चोट लग चुका है, इसी कारण वो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसको भी क्या दिया जाएगा, भरण पोषण दिया जाएगा आदेश। तो पत्नी हो सकती है, वैध संतान हो सकते हैं, ठीक है, विवाहित पुत्री हो सकती है, उसके माता पिता हो सकते हैं जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। ठीक है, तो ऐसा आदेश कौन देगा, जेएमएफसी देगा। ठीक है, ऐसी आदेश कौन देगा, जेएमएफसी देगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही चीज बताया गया ऊपर में, बस याद रखना भरण पोषण का अधिकार किसको होता है, पत्नी, ठीक है, बच्चे, उसके माता पिता, तीनों के लिए भरण पोषण का अधिकार होगा, मेंटेनेंस पाने का अधिकार होगा, 144 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 176, बयानों की रिकॉर्डिंग। बलात्कार पीड़िता महिला है, उसका बयान ऑडियो वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाएगा। धारा 176 बताया गया कि उसका जब रिकॉर्डिंग किया जाएगा तो बयान लिया जाएगा ऑडियो वीडियो के माध्यम से। ठीक है, 179 महिला संबंधी जांच। जांच बताया गया पुलिस स्टेशन में उसको नहीं बुलाया जाएगा, अगर अनिवार्य हो तभी बुलाया जा सकता है, ऐसा बुलाना आवश्यकता नहीं है। जांच उसकी महिला के निवास स्थान घर पर भी हो सकती है, लेकिन महिला अधिकारी होनी चाहिए। ठीक है, महिला संबंधित मामलों में महिला अधिकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो महिला अधिकारी की उपस्थिति में हो सकती है और ये अपने परिवार की उपस्थिति में हो सकती है। ठीक है, देखिए उसके निवास पर हो सकता है या महिला अधिकारी की उपस्थिति में, परिवार की उपस्थिति में हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जांच बताया गया है, घर पे बुलाना, स्टेशन बुलाना अनिवार्य नहीं है। जांच दौरान निवास पर भी उसके अधिकार जांच हो सकती है, निवास पर भी महिला अधिकारी परिवार की उपस्थिति में, महिला अधिकारी की उपस्थिति में होगा। 83 में बताया गया है सभी संबंधों में समानता और गरिमा की सुरक्षा। ठीक है, 183 सभी संदर्भों में सम्मान और गरिमा की सुरक्षा, मतलब कि महिला की पहचान सभी संदर्भों में है, वो लिखा सभी संदर्भों में, सभी संदर्भों में सम्मान और गरिमा की सुरक्षा, मतलब महिला की पहचान क्या रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा। किसी भी संदर्भ में पीड़िता की पहचान, जो पीड़ित महिला है, पीड़ित महिला की पहचान क्या रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी। पूछताछ व रिकॉर्डिंग के दौरान उसकी गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बस याद रखना कि 183 में बताया गया कि महिला का रिकॉर्डिंग या पूछताछ करना, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि उसका जानकारी पहचान गोपनीय रखा जाए, उसका पहचान लीक ना हो। लेकिन कवर्धा वाले मामले में दिखा दिया गया। ठीक है, तो इसका सम्मान गोपनीय रखा जाना चाहिए था। ठीक है, तो महिला पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए थी। ठीक है, पूछताछ व रिकॉर्डिंग के दौरान उसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। 83(6) बताया गया है बयानों को दर्ज होना। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए पीड़िता का बयान जहां तक संभव है एक महिला अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा ही दर्ज किए जाएंगे। बताया वो महिला संबंधी मामलों में महिला ही होना चाहिए, पुलिस होना चाहिए, जज होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो किसी जगह है जहां पे महिला जज है ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, उसकी अनुपस्थिति में एक पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में बयान दर्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो महिला संबंधी अपराधों के मामले में बयान दर्ज कौन करेगा, एक महिला ही करेगी। लेकिन अगर वहां महिला जज नहीं है तो पुरुष जज क्या कर सकता है, बयान दर्ज करवा सकता है, लेकिन एक महिला की उपस्थिति होनी जरूरी है, उसके उपस्थिति में बयान दर्ज करवा सकता है ताकि उसकी संवेदनशीलता और निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये 183 था। मुफ्त कानूनी सहायता, अगर यदि कोई महिला है उसको कानूनी सहायता प्रतिनिधि का खर्चा नहीं उठा सकती है, ठीक है, तो उसको मुफ्त कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये कर्तव्य है, अगर कोई महिला मुफ्त कानूनी सहायता और खर्चा नहीं उठा पा रही है तो उसको मुफ्त कानूनी सहायता दिया जाना चाहिए। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को मामलों में गिरफ्तारी से पहले मानवता के आधार पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के संबंध में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि मानवता उसकी बनी रहे। ठीक है, ये बताया गया आपका 304 में है फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता, और 183 में बताया गया था बयानों को दर्ज किया जाना महिला जेएमएफसी मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखना है, और इसके बाद आपका बीएनएसएस और बीएनएस पूरा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, धारा 43(6) बताया गया था गर्भवती महिला गिरफ्तारी। ठीक है, तो गिरफ्तारी के संबंध में विशेष सावधानी जो हम लोग देखे थे, सावधानी बरतनी चाहिए, जो सूर्यास्त से पहले सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा पढ़े थे कि इसको कोई स्पर्श नहीं करेगा, केवल महिला अधिकारी स्पर्श करेगी, ये सारा था। ठीक है, और जेएमएफसी ही उसको क्या करेगा, जेएमएफसी ही क्या करेगा, आदेश देगा तभी गिरफ्तार हो सकती है। नेक्स्ट बताया गया है धारा 44 बताया गया है महिला की व्यक्तिगत तलाशी केवल एक महिला अधिकारी ही कर सकती है। ठीक है, धारा 44। धारा 55 बताया गया है, देखो 44 में तलाशी करेगी केवल महिला। 55 में क्या बताया गया है, महिला कैदियों को हिरासत या जेल में रखने के लिए अलग वार्ड या महिला वार्ड बनाया जाएगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, 56 बताया गया है
हिरासत में ली गई महिला का परिवार या रिश्तेदार तत्काल सूचना दे जाएगा। 56 में देगा सूचना, अगर उसको हिरासत में लिया जा रहा है या उसको पकड़ा जा रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है, तो उसके परिवार को या उसके रिश्तेदार को तुरंत क्या दिया जाएगा, सूचना दिया जाएगा। 56 में सूचना दिया जाएगा, 56 बार सूचना देंगे। 179(2) में बताया गया है कि महिला का बयान घर पर या उसकी सुविधा वाली जगह पर, जहां वो बोले वहां पर उसका बयान लिया जाएगा और महिला अधिकारी के द्वारा ही इसका बयान किया जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी सुविधा अनुसार लिया जाएगा। 179(2) में बताया गया कि महिला अधिकारी का बयान उसके घर पर या उसकी सुविधा के अनुसार जहां बोले वहां उसका बयान लिया जाएगा और उसके लिए महिला अधिकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट बोला गया 183, यौन अपराधों में पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने ही अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट क्या होना चाहिए, महिला मजिस्ट्रेट होना चाहिए, नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट हो सकता है, पर एक महिला को होना अनिवार्य चाहिए ताकि संवेदनशीलता और मानवता बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया 185 में बलात्कार व यौन अपराध में पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण केवल केवल क्या किया जाएगा, महिला डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और उसका, हाँ, इसमें बोला गया है दर्ज होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा। यहाँ पे दर्ज होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ही इसका दर्ज होगा और वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। किसका, यौन अपराध वाले मामले में। ठीक है, याद रखिए यौन अपराध मामले में उसका अपराध का बयान जो होगा महिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाएगा, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जाएगा। और जो 185 के तहत अगर यौन पीड़िता मामला है तो उसका चिकित्सकीय परीक्षण करना है केवल महिला डॉक्टर ही करेगी। ठीक है, 85(2) के तहत बताया गया है कि उसको मेडिकल परीक्षण शीघ्र और सम्मानजनक तरीके से किया जाएगा। यानी कि अपराधी है या फिर अगर उसका साथ अपराध हुआ है तो उसको अभद्रता तरीके का प्रयोग किया जाएगा, उसका शीघ्र किया जाएगा, जल्दी से जल्दी मेडिकल परीक्षण किया जाएगा और सम्मानजनक तरीके से किया जाएगा। ठीक है, 85 में बताया गया, 85 दोनों चीज है। ठीक है, तो 85 बताया गया कि परीक्षण महिला डॉक्टर करेगी, 85(2) में बताया गया कि उसका सम्मानजनक तरीके से किया जाएगा। 230 बताया गया कि यदि महिला गवाही देने होगी तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या सुरक्षित तरीके से गवाही मिलेगी। ठीक है, अगर उसे गवाही देना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मदद से या जैसे तरीके हो सुरक्षित तरीके से गवाही दे सकती है ताकि उस पर कोई हमला ना हो। 248 में बताया गया है कि महिला गवाही के दौरान महिला की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, गवाही दे रही है तो उसके गवाही के दौरान महिला की पहचान जो है गुप्त रखी जाएगी। ठीक है, ताकि उसकी प्राइवेसी भंग ना हो। ठीक है, मास्क लगाया जा सकता है, बुर्का पहनाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। 304 में बताया गया है 304 में यदि महिला अभियुक्त वकील का खर्च नहीं उठा पा रही है तो राज्य शासन द्वारा उसको फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता दिया जाना चाहिए। कौन देगा, राज्य सरकार। ठीक है, अगर खर्च नहीं उठा पा रही है तो उसका कौन उठाएगा खर्च, राज्य सरकार उठाएगा। 329 बताया गया है कि कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा कि महिला अभियुक्त या महिला पीड़िता दोनों हो सकती है, अभियुक्त या जो अपराध की है, जो इसका पीड़िता है, जो इसका अपराध हुआ है, दोनों की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा, कोर्ट सुनिश्चित करेगा कि जब अपराध हुआ है या जो अपराध की है दोनों की गरिमा क्या हो सके, सुरक्षित रहे और सुरक्षा उसको मिले। ये बताएगा 329 में। ये कुछ महत्वपूर्ण धाराएं थे जिसका आप एग्जाम में अगर आए 2 नंबर में डायरेक्ट लिख सकते हो, 2 नंबर में डायरेक्ट आएगा और धारा का नाम और इसके बारे में संबंधित चीजें लिखनी है ना, विवरण। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप जब भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, ये आपका बीएनएस और बीएनएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण धाराएं थे वो हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।